ओके, तो भाई थोड़ा आपको मेरे बारे में पता होगा, जिसको नहीं पता मैं आपको बताऊं भाई। मेरा नाम डॉक्टर मनदीप दलाल है और मैं पढ़ाता था बच्चों को। एमएससी वाले जो बच्चे होते हैं ना, जो एमएससी केमिस्ट्री, भाई जो एमएससी किए होते हैं या बीएससी किए होते हैं, हम सिर्फ पढ़ाया करते एमएससी और बीएससी वाले बच्चों को। अब हम किसको पढ़ा रहे हैं? 11th 12th वालों को, ठीक है, आईआईटी गेट और नेट जेआरएफ के लिए। पहले मैं आपको थोड़ा आपके एग्जाम के बारे में बताता हूँ कि भाई आपका जो एग्जाम होता है कॉम्पिटिशन और एकेडमिक कितने लेवल होते हैं, ताकि आप थोड़ा फैमिलियर हो जाओ। ओके, टोटल मैं आपको बताऊं 3 लेवल के एग्जाम होते हैं। एक तो होते हैं एकेडमिक एग्जाम और एक होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसे आप 11th 12th पढ़ते हो, इसको क्या बोलते हैं? एकेडमिक। और अगर आप 11th 12th के बेस पे कोई कंपटीशन देते हो, आईआईटी जेईई या नीट, वो क्या हो गया आपका? कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आप इनको 3 लेवल में बांटोगे। एक तो 11th 12th लेवल, एक होता है आपका ग्रेजुएशन लेवल यानी कि बीए बीएससी बीकॉम, और तीसरा आपका होता है मास्टर्स, एमए एमएससी एमकॉम। तो एकेडमिक लेवल 10वीं के बाद कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। 10वीं के बाद आपके पास कितने लेवल हैं? 3, 11th 12th बीएससी और बीए बीएससी बीकॉम एंड एमए एमएससी एमकॉम। अब जो कंपटीशन होता है उसके लिए अप्लाई करने के लिए एक पर्टिकुलर लेवल पे आपको आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप जेईई के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 12वीं होनी चाहिए। अगर आप नीट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी आपके पास 12वीं होनी चाहिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो यूपीएससी के लिए, अरे आईएएस वगैरह के लिए, तो आपके पास कम से कम क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन। ओके, तो 3 लेवल पे आपके क्या होते हैं? एकेडमिक, और 3 लेवल पे क्या आपके? कॉम्पिटिशंस। उनमें कोई डिफरेंस नहीं होएगा। तो अगर आपने बीएससी कर ली है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी बीएससी लेवल के कंपटीशन होते हैं उन सब की आपकी तैयारी ड्यूरिंग बीएससी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको जैसे आपको बताऊं, आईआईटीज में भी 3 लेवल होते हैं। एक होता है बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, एक होता है एमटेक मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, या एमई मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, और तीसरा आपका होता है पीएचडी। तो आईआईटीज 3 तरह के एग्जाम करती हैं कंडक्ट। एक तो होता है आईआईटी जेईई, उसके बेसिस पे वो बीटेक में दाखिला लेती हैं। अगर आपका जेईई क्वालिफाई होता है तो आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। दूसरा आपका होता है आईआईटी गेट, अगर आप वो क्वालिफाई करते हो तो आप आईआईटी में एमटेक में दाखिला ले सकते हो। और तीसरा आपका होता है नेट जेआरएफ, अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो आप आईआईटी में पीएचडी में दाखिला ले सकते हो। लेकिन उनके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास अलग अलग तरह की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप आईआईटी में बीटेक में या बीई में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग उसमें दाखिला लेना चाहते हो तो आपके पास 12वीं होना जरूरी है। 10वीं के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते भाई जेईई के लिए, ठीक है, बीटेक के लिए। ओके, सिमिलरली अगर आपको पीएचडी में दाखिला लेना है तो आपके पास पहले क्या होना चाहिए? एमएससी मास्टर्स ऑफ फिजिक्स, भाई केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स जो भी है, उसके बाद ही आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। बात आपको पल्ले पड़ गई। तो कॉम्पिटिशन्स के भी 3 लेवल होते हैं। एक तो होते हैं सीनियर सेकेंडरी कंपटीशन, एक आपके होते हैं ग्रेजुएशन लेवल कंपटीशन, उसमें आपका आईआईटी जैम होता है, यूपीएससी होता है, ठीक है। और जैसे नहीं आपका सब इंस्पेक्टर का जो पेपर होता है, अरे भाई दिल्ली में हरियाणा के अंदर, वो क्या होता है आपका? बीएससी लेवल का कंपटीशन। अब आपको पता ना, हवलदार के लिए अलग पोस्ट होती है, हवलदार के लिए अलग क्वालिफिकेशन होती है, सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास अलग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो तीसरा कॉम्पिटिशन्स का और एकेडमिक लेवल कौन सा होता है आपका? पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिनके लिए आप अप्लाई ही कब कर सकते हो? जब आपने कम से कम क्या कर रखी हो? एमए एमएससी या एमकॉम, ठीक है। तो आपने भी 10th की है, तो मैं आपको बिल्कुल, मैं ये मानूंगा कि आप बिल्कुल भाई, आपको कुछ भी नहीं पता इस बारे में कि हमको भाई किस फील्ड में जाना है, हमें क्या करना है। ओके, तो ये लेक्चर आपका एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एक भी बात आपको समझ में नहीं आए मेरे से पूछोगे। ओके, तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं भाई, जिनको हम आंसर करेंगे।
तो पहला क्वेश्चन हमारे पास बताओ क्या रहेगा, बताओ पहला क्या हमारे पास, व्हाट आर द स्कोप्स आफ्टर 10th क्लास। तो जिसने भैया तो आप 10th क्लास पास करके आए हो, 11th में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, या आप 11th 12th करने लग रहे हो, तो 10th तो आपने सबने कर रखी है, तो पक्की बात है। तो 10th क्लास के बाद क्या क्या स्कोप होते हैं, आपने सुना होगा पहले ये नहीं बोलते थे कि मेरी नानी भाई 8 पढ़ी हुई थी और वो किसी स्कूल में टीचर लगी थी, या मेरी दादी भाई 10 पढ़ी हुई थी, वो स्कूल में प्रिंसिपल लगी थी, इजंट इट। एक टाइम ऐसा भी था जब 8 पढ़ के 10 पढ़ के आप स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंच जाया करते, स्कूल के प्रिंसिपल तक आप बन सकते थे, प्रिंसिपल की पोस्ट तक, ठीक है। लेकिन आपको पता है पहले एजुकेशन इतनी फ्रिक्वेंटली अवेलेबल, इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी, किसी किसी का भाई मतलब कोई कोई पढ़ता था, ज्यादातर पॉपुलेशन क्या थी, इलिटरेट, समझे बात हुई। इसीलिए थोड़ी बहुत भी एजुकेशन आपको मिल जाती थी तो आप अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं 10th के बाद आपके स्कोप क्या है, तो 10th के बाद एक तो होते हैं क्या बोलते हैं जॉब स्कोप, और एक होते हैं 10th के बाद आपके एजुकेशन के स्कोप। ओके, तो आज अगर आप जो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब है उनके बारे में बात करोगे कि 10th के बाद आप किन के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो 4 तरह की जॉब होती हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। जो ग्रुप डी होता है वो आपने पढ़ा होगा ना, अरे उसमें जैसे जैसे भाई पीएन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जो ये क्या बोलते हैं, जो ग्रुप डी की जो जॉब होती हैं, जो सबसे क्या बोलते हैं भाई मतलब इस स्केल के ऊपर, इस क्लास में सबसे लोअर क्लास की जो जॉब होती है, आप उनके लिए एटलीस्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बात। आज आपको 10वीं के बेसिस पे ग्रुप बी में या ग्रुप सी में एंट्री कोई भी करने नहीं देगा। ओके, तो जॉब स्कोप तो आप ही मानो भाई कि अगर आपने बिल्कुल ही आपने भाई कहीं भर्ती ही होना है 10वीं के बाद, ठीक है, फौज में, पुलिस में, तो वहां पर तो वही चल जाती हैं, लेकिन अदरवाइज आपको फर्दर पढ़ाई करनी ही पड़ती है। तो जॉब के लिहाज से मैं ये मानूं भाई कि इतनी अच्छी जो जॉब्स हैं वो 10th के बाद अवेलेबल नहीं है। तो 10th के बाद जो असली स्कोप होते हैं वो आपके एजुकेशन के स्कोप हैं, क्योंकि आप 10th के बाद क्या कर सकते हो, 11th 12th में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो 10th के बाद आपने बात देखी होगी कि आपके पास टोटली 3 स्ट्रीम होती हैं। मैं आपको ओवरऑल स्कोप बताऊंगा फिलहाल एक बेसिक पैटर्न में, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ओके, तो 10th क्लास के बाद आपको 3 स्ट्रीम्स में से एक स्ट्रीम चूज करनी होती है। उसमें आपकी क्या है, साइंस है, कॉमर्स है और आर्ट्स है, ठीक है। तो अगर आप साइंस की स्ट्रीम चूज करते हो तो आप कहां पर किन किन फील्ड्स में एंट्री कर सकते हो। आपने कभी देखे जो बिल्डिंग वगैरह बनाते होते हैं, पुल वगैरह बनाते हैं, ये क्या होते हैं, इंजीनियर्स। तो इंजीनियरिंग की जो जॉब्स हैं, जो फील्ड है, आप उसमें एंट्री कर सकते हो। कभी बीमार होते हो तो क्या करते हो, हलवाई के पास जाते हो, डॉक्टर के पास, इजंट इट। तो इंसान बीमार हो जाए भाई तो डॉक्टर के पास जाएगा ना, चाहे वो स्पेशलिस्ट हो चाहे भाई जनरल हॉस्पिटल हो, ठीक है। तो डॉक्टर बनने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए या साइंटिस्ट बनने के लिए आपने कौन सा फील्ड चूज करना पड़ता है। तो मैं इनको मोटा मोटी बोलूं भाई, एक तो क्या है आपकी इंजीनियरिंग की जॉब्स, अगर आपको फ्यूचर में अपना जो करियर है वो किस में बनाना है, इंजीनियरिंग में बनाना है, या आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, या आपको साइंस का टीचर बनना है, साइंस या मैथमेटिक्स का, ठीक है, या फिर आप मतलब आप इस फील्ड में आप भाई पढ़ाना चाहते हो या आपको साइंटिस्ट ही बनना है, तो आपने कौन सी स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है, साइंस साइड, ठीक है। दूसरा फिर आपको हो गया जो कॉमर्स है, साइंस वालों के दिमाग में बड़ा चलता है ये कॉमर्स वाले क्या करते हैं, इजंट इट। आपको लगता होगा कि ये बिल्कुल यूजलेस है, ऐसा नहीं है। जो कॉमर्स वाले हैं, ज़्यादा हम इसकी बात नहीं करें क्योंकि हम उसके लिए पढ़ा नहीं रहे, लेकिन आपने देखा होगा ना, जब आप टैक्स वगैरह भरते हो, अगर कोई इंसान भाई पैसे कमाने लग रहा है तो उसको टैक्स वगैरह फाइल नहीं करना पड़ता होता है अपनी इनकम के ऊपर, या जो अलग अलग कंपनीज होती है वो टैक्स फाइलिंग में कौन है आपकी हेल्प करता है, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए बनने के लिए आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है, कॉमर्स। वहां पर आप जो बिजनेस है, अकाउंट्स हैं, बुक कीपिंग है, उसके बारे में आप सीखते हो, और उससे आपको, और इवन जो कंपनीज होती है ना, आपको कैसे पता लगता है किसी कंपनी को किस साल में कितना घाटा हुआ है,
कितना नुकसान हुआ है, कितना फायदा हुआ है, वो सारा रिकॉर्ड कौन रखते हैं? सीए। समझ गए बात? या फिर भाई जो बिजनेस वगैरह होता है ना, जो एमबीए वगैरह होता है, उसमें उनको बड़ा एक अपर एंड रहता है। तो आप ये मानो जो बिजनेस का जो फील्ड होता है उसमें जाने के लिए आपको प्राइमरली किस फील्ड को चूज करना चाहिए? मतलब कॉमर्स। और आप बच गए आपको फिर जो आर्ट्स हैं उसका फिर क्या होता है भाई? आर्ट्स में आपको पता है अगर आपको फ्यूचर में क्या बनना है, कोई हिस्टोरियन बनना है, या आपको टीचर बनना है हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, या आपको हिंदी का प्रोफेसर बनना है, इंग्लिश का जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, तो उन फील्ड्स में एंट्री करने के लिए, या आपको पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनना है, किस पार्टी कितनी वोट आएंगी, ठीक है, या फिर भाई किस पार्टी को क्या करना चाहिए, या जो सोशल स्कीम होती हैं, अरे ये नहीं बोलते हैं भाई कि समाज का ये तबका पीछे रह गया है तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हमको ये स्कीम लेके आनी पड़ेगी, इजंट इट? वो सोशल जो साइंस होती है वो सब स्टडी कहाँ पर होती है? आपकी आर्ट्स के अंदर। तो प्राइमरीली आपकी 3 स्ट्रीम होती हैं, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो भाई आपको अपने इंटरेस्ट के ऊपर चलना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। एक मैं आपको बताऊं, अगर आपने साइंस ले रखी है ना 10वीं 12वीं तक, ठीक है, तो जो साइंस वाला है वो कॉमर्स में एंट्री कर सकता है, वो आर्ट्स में एंट्री कर सकता है, 12वीं करने के बाद अपना स्ट्रीम चेंज कर सकता है। मतलब साइंस वाले कॉमर्स में आ सकते हैं और आर्ट्स में भी आ सकते हैं। जो कॉमर्स वाले हैं वो आर्ट्स में आ सकते हैं, साइंस में नहीं आ सकते। जो आर्ट्स वाले वो सिर्फ कहाँ रहेंगे? आर्ट्स में। क्योंकि कई बार क्या होता है 12वीं क्लास तक आपने कुछ पढ़ा है और उसके बाद आप अपने फील्ड को चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये नहीं होगा कि आप साइंस के फील्ड में एंट्री नहीं कर सकते। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शायद ये कुछ प्रावधान किए जा रहे हैं, ओके। आप कहोगे फिर हमको कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए था? तो वह सबसे बेस्ट ये होता है कि आपका जिसमें मन हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है, बात आपको वो फील्ड चूज करना चाहिए। अगर आपको साइंस है, मैथमेटिक्स है, वो आपको भूत लगता है, भूत लगती है बिल्कुल, तो आप क्या चूज कर सकते हो? कॉमर्स या आर्ट्स, ओके। ये यूपीएससी वगैरह जो क्वालिफाई करते हैं ना, आईएएस आईपीएस लगते हैं, ठीक है, उनमें से आपने मोस्टली आर्ट्स के स्ट्रीम से ही होते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह पढ़ाया जाता है, ओके। लेकिन भाई और मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल 11th क्लास में मैं भी इस बारे में बहुत कंफ्यूज था कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप स्टार्टिंग में थोड़े बहुत दिन पढ़ के देख सकते हो कि आप किस में इंटरेस्ट आने लग रहा है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताऊं, मैंने कॉमर्स ली थी स्टार्टिंग में 11th क्लास में। मैं भाई इवन कॉमर्स की बुक्स भी खरीद के लिए आया, मैं कॉमर्स की बुक्स भी मैंने खरीद ली थी, ठीक है, लेकिन मुझे उसमें रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं आया, समझे बात। तो मैंने भाई 11th क्लास में 10 दिन कॉमर्स पढ़ी, फिर छोड़ दी, फिर मैं किस में आ गया? साइंस के फील्ड में, ठीक है, ओके। तो ये आपको अपने भाई जो आपका इंटरेस्ट उसके ऊपर आपको डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है ना बात। ओके, अब हम थोड़ा इस बारे में बात करते हैं कि भाई शुड यू चूज मेडिकल और नॉन मेडिकल। ये भी एक सवाल होता है भाई कि हमको मेडिकल साइंस पढ़ें कि हम नॉन मेडिकल साइंस हमको लेनी चाहिए। आपको पता जो मेडिकल साइड होती है, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि हम 11th क्लास में क्या लेंगे, साइंस साइड, ओके, तब आपने मेडिकल जो होता है उसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी। इंग्लिश तो आपकी होगी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेडिकल में। और जो नॉन मेडिकल होएगा उसमें आपको पढ़ना पड़ता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अब आपको होगे कि हम डिसाइड कैसे करें कि हमको मेडिकल में जाना है कि नॉन मेडिकल में। तो आप ये देखो कि 10वीं क्लास तक आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था कि नहीं था। 2 बातें आपने देखनी है ये डिसाइड करने के लिए, क्योंकि हो सकता है भाई अगर आपने वहां पर गलत डिसीजन ले लिया ना तो फ्यूचर में आपको सफर करना पड़ता है, क्योंकि कई बारी आप उस फील्ड में एंट्री कर जाते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी है ही नहीं, ठीक है, वो जॉब आपको सूट नहीं करती, तो फिर आप उसमें उतना एफर्ट कभी डाल नहीं पाओगे और आपका आउटपुट भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो मेडिकल लें कि नॉन मेडिकल, तो 2 बातें आपने देखनी है कि पहली बात कि आप क्या बोलते हैं
आपका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो जनमानस में आपका इंटरेस्ट है कि चीजों में आपका इंटरेस्ट है? आर यू इंटरेस्टेड इन पीपल और थिंग्स? क्योंकि जो इंजीनियरिंग होता है वहां पर आपने देखा होगा ना, अब कोई डॉक्टर क्या है, बिल्कुल इंट्रोवर्ट, समझे मेरी बात, उसको भी थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ता है। लेकिन आपको पता है जो ये फील्ड होते हैं, डॉक्टरी का फील्ड है, वहां पर आपको लोगों से डील करना पड़ेगा भाई, इजंट इट? बीमार है, पेशेंट है, उसकी बात भी आपको सुननी पड़ेगी, इजंट इट? तो इंट्रोवर्ट अगर कोई है उसको थोड़ा बहुत भाई एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ता है, तो क्योंकि इंट्रोवर्ट जो इंसान होते हैं उनसे कभी पेशेंट खुल के अपनी बीमारी के बारे में बात नहीं कर सकता, इजंट इट? उसको कॉन्फिडेंस जीतना पड़ता है मरीज का, तब वो भाई उसको प्रॉपर जो उसका भाई जो बीमारी उसके बारे में बात कर पाएगा, इजंट इट? तो ये बात आपने ध्यान रखनी होती है, ओके? कि और अगर आप चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आपको भाई क्या बोलते हैं, कोई मेले से कोई खिलौने लेके आए थे, उसका आपने पोस्टमार्टम कर दिया है, उसमें से विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपने निकाल ली हैं, है ना, घूमती हुई फिरकी वगैरह कुछ, तो आप किसको प्रायोरिटी दो? इंजीनियरिंग को, क्योंकि वहाँ पर आपको लोगों से डील नहीं करना पड़ता, वहाँ पर आपको ज़्यादातर डीलिंग किससे करनी पड़ती है बताओ? चीज़ों को आपने मैनेज करना होता है, अपने पुल बनाना होता है, इजंट इट? ठीक है, आपको भाई जो मैकेनिकल जो चीज़ें हैं उनके ऊपर काम करना होता है। तो एक तो यहाँ से आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो, ओके? दूसरा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। दूसरा फैक्टर ये है कि आपका मैथमेटिक्स कैसा है, ओके? अगर आपको मैथमेटिक्स भूत लगता है तो भाई आप बिल्कुल भी नॉन मेडिकल मत आओ, क्योंकि नॉन मेडिकल में मैथमेटिक्स तो है ही है, साथ में क्या आपकी फिजिक्स, ओके? फिजिक्स में भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा? बहुत सारा मैथमेटिक्स, बहुत लार्जर स्केल पे, ओके? तो और आपको फिर तो भाई इसमें भी है, लेकिन फ्यूचर में अगर आप मान लिया फर्दर आगे पढ़ते हो ना, बीएससी करते हो या आप एमबीबीएस करते हो, तो वहां पर फिर आपको मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बीएससी में जो बायो वाले हैं, मेडिकल साइड वाले, उनको फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन नॉन मेडिकल वालों के साथ तो ये चिपका ही रहता है, ओके? तो आप ये देखो कि आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है कि नहीं है। आमतौर पर मैंने देखा भाई कि जो लड़कियां हैं वो किसको प्रायोरिटी देती हैं बताओ? मेडिकल साइड को, ठीक है? उसकी वजह ये भी होती है क्योंकि जो डॉक्टरी का जो पेशा है, जो डॉक्टरी की जो लाइन है, ठीक है, वो उससे, क्योंकि उनका एक नहीं है जो मतलब जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, आपने देखा होगा ना, ज़्यादातर जो नर्स हैं, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर जो मरीज हैं उनकी पीड़ा को समझने की ज़्यादा एक एबिलिटी होती है, उनके अंदर वही एक करुणा का भाव क्या होता है, ज़्यादा होता है। कोई इंसान बीमार हो रखा हो, ठीक है, आपने देखा होगा ना, अगर कोई इंसान बीमार हो जाए तो उसका जो बेटा है वो सोचेगा हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी बेटी होएगी वो उसको कुछ चाय बना के लेके आएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए वे लड़कियां आमतौर पर किसको प्रायोरिटी देती हैं? डॉक्टरी को, और लड़के आमतौर पे किसको प्रायोरिटी देते हैं? इंजीनियरिंग को, ठीक है? तो मेरी सलाह यही है, अगर आप फिजिक्स में अच्छे, मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हो, तो भाई आपके लिए नॉन मेडिकल बिल्कुल भी नहीं बनी है, ओके? इन दो बातों के बेसिस पे आप चूज कर सकते हो कि मेडिकल साइड ले कि नॉन मेडिकल साइड ले, ओके? अब बताओ तीसरा हमारे पास क्या है, व्हाट इज नीट यूजी एग्जाम। अब नीट यूजी एग्जाम क्या होता है? अब आप ये बताओ, एक तो होता है नीट यूजी, एक हमारे पास क्या होता है नीट पीजी, ठीक है? तो जो नीट यूजी एग्जाम होता है ना, इसको भारत सरकार इसको भी क्या करती है, कंडक्ट, एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है, नाम सुना आपने कभी? ठीक है, अरे बोलो भाई, कभी नाम सुना आपने एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है? तो पहले मैं आपको बताऊं, पहले इस एग्जाम का नाम होता था पीएमटी। तो अगर आपको डॉक्टरी के फील्ड में जाना है तो आपने पहली बात तो 11th क्लास में क्या लेना पड़ता है, मेडिकल साइड, ओके? और फिर उसके बाद आप तैयारी करते हो ड्यूरिंग 11th 12th,
इस एग्जाम के लिए, नीट यूजी के लिए। क्योंकि जब आप ये एग्जाम पास कर देते हो ना, उसके बाद ही आप डॉक्टर बन सकते हो। इस एग्जाम को पास किए बिना आप डॉक्टर नहीं बन सकते, चाहे आप एलोपैथी में जाओ, चाहे आप होम्योपैथी, चाहे भाई यूनानी मेडिसिन, चाहे आपका भाई क्या बोलते हैं नहीं जो डेंटल सर्जरी होती है उसमें जाओ। इस एग्जाम के बिना आप कहां पर एंट्री नहीं कर सकते भाई, डॉक्टरी के फील्ड के अंदर। ओके, देखो आपको गए ये है क्या। देखो जब आप 12वीं कर लेते हो तो 12वीं के बाद आपने करना होता है ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन जैसे आपने सिंपली 12वीं कर ली तो एक तो आपके पास होती बीएससी, बीए या बीकॉम। तो वैसे क्या होता हमारे पास है एमबीबीएस। क्या बोलो भाई, जो एमबीबीएस आपका वो एक तरह से ग्रेजुएशन ही है, बस अंतर क्या है, बीएससी क्या होती है ग्रेजुएशन इन, बीएससी क्या आपकी ग्रेजुएशन इन बेसिक साइंसेज, नहीं समझे बात। और वहां बताओ क्या आपके पास वो जो मेडिसिन और जो सर्जरी होती है ना उसके अंदर क्या आपकी वो बैचलर डिग्री। ओके, तो एमबीबीएस जो होता है उसमें एडमिशन लेने के लिए क्या चाहिएगा, आपको क्या पास करना पड़ेगा। जैसे आपने 12th कर ली, अब आपने देखा कई जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने बीएससी में एडमिशन के लिए एक एग्जाम करते हैं, CUET। कई यूनिवर्सिटीज बीएससी में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम ले रही है CUET। तो CUET पास करने के बाद उनमें आप बीएससी में एडमिशन ले सकते हो। कई एग्जाम लेती नहीं, कई सिंपली क्या बोलती हैं कि हम आपकी 11th 12th की जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे क्या बना देंगे मेरिट, और आपका एडमिशन कर लेंगे, होता ना ऐसा। ओके, तो जैसे वो यूनिवर्सिटीज बीएससी में एडमिशन लेने के लिए CUET का एग्जाम लेने लग रही हैं, उसी तरीके से जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसे PGI वगैरह हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो अपने MBBS यानी कि बैचलर प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेने के लिए कौन सा एग्जाम लेते हैं, नीट यूजी। बात आपको पल्ले पड़ गई। तो बीएससी में एडमिशन फिर भी आपका बिना CUET के हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज सिर्फ आपके 11th 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन ले लेती हैं। लेकिन अगर आपको बैचलर डिग्री हासिल करनी है डॉक्टरी के अंदर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको भैया क्वालिफाई करना ही पड़ेगा नीट। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया हो गया क्या नहीं भाई। ओके, अब एक सवाल हमारे पास क्या होता है, बताओ व्हाट इज द सिलेबस ऑफ नीट यूजी एग्जाम। अब आप कहोगे कि इस एग्जाम का भाई सिलेबस क्या होता है। यहां पर मैं भी इसका आपको सिलेबस दिखाता हूं। अरे कहां गया, ओके ठीक है भाई। देखो जो नीट है उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ओके, तो जो सिलेबस होएगा नीट का वो आपका 11th 12th का ही होएगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन कई बच्चे कहते हैं कि जो फलां क्वेश्चन था ना हमारा, जो फलां चैप्टर था जो पहले नीट में था वो अब नीट में नहीं है, क्योंकि वो किसने हटा दिया है, NCERT ने, CBSE ने वो चैप्टर हमारा हटा दिया है। तो वो चैप्टर हट के भी नहीं हटा है। आपको ऐसे कैसे क्या बात हुई। देखो अगर आप 11वीं का सिलेबस करते हो ना फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो आधा आप पता क्या पढ़ लेते हो, आपका आधा क्या हो जाएगा कंप्लीट नीट का सिलेबस। और अगर आप जब 12वीं पूरी कर लेते हो तो आपका बचा हुआ आधा पूरा हो जाता है। मतलब 11th क्लास आप ये मानो कि नीट का हाफ सिलेबस कवर करता है, और 12th क्लास आपकी नीट का बचा हुआ हाफ सिलेबस कवर करता है। अब होता क्या था, जब एग्जाम पहले था ना तो इसमें जब आपका पेपर होता है नीट का तो उसके अंदर ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आया करते, जितने क्वेश्चन थे सारे आपको करने पड़ते थे। लेकिन कुछ समय से क्या कर रखा है भाई, जो CBSE है इवन NCERT है,
उन्होंने कुछ टॉपिक्स को सिलेबस से निकाल दिया है। बैठ जाओ। उन्होंने भाई कुछ टॉपिक्स को उन्होंने सिलेबस से निकाल दिया है, ठीक है। तो वो टॉपिक्स निकालने के बाद लोगों को लगा कि भाई अब तो हमको नीट का हमारा सिलेबस कम हो गया होगा, तो उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या किया है कि नीट वालों ने सिलेबस कम नहीं किया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑप्शनल क्वेश्चन डाल दिए कि पहले जब सिलेबस क्या था कंप्लीट, पहले सिलेबस क्या होता था, सारा सिलेबस था जो ओल्ड सिलेबस था, तो उसमें आपको ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं मिलते थे। अब उन्होंने क्या कर दिया, सिलेबस तो कम कर दिया सीबीएसई ने, लेकिन नीट ने कम नहीं किया। आप ऐसा कैसे? उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई जो सिलेबस सीबीएसई ने काट दिया है ना, हम उसके नाम के ऑप्शनल क्वेश्चन डाल देंगे। ओके, मान लिया पहले, जैसे मैं आपको बताऊं भाई, आप इसको ऐसे मानो कि मान लिया 100 क्वेश्चन है, कितने, पहले 100 क्वेश्चन थे, तो आपने 100 के 100 करने होते थे। ओके, अब क्वेश्चन आपके पास मान लिया भाई 110 आ गए, तो आपने क्वेश्चन कितने करने हैं? अब मान लिया 100, तो 10 क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको आप कैसे, तो अगर आप वो सिलेबस भी कर लेते हो जो सीबीएसई ने हटा रखा है, समझे मेरी बात, जो सिलेबस सीबीएसई ने एनसीईआरटी ने हटा दिया है, तो जो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं है, कौन से 10 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा हैं, ये पता है किस सिलेबस में से आते हैं? जो सिलेबस सीबीएसई ने एनसीईआरटी ने हटा रखा है ना, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन भाई यहां पर आप इनको ऑप्ट तो कर सकते हो। तो अगर आप ओल्ड सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हो, इसका मतलब आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन करने की भी एबिलिटी रहेगी। अगर आप ओल्ड सिलेबस नहीं करोगे, सिर्फ न्यू सिलेबस करोगे, ओल्ड सिलेबस छोड़ दोगे, तो आपको इसमें से, आप इस 110 में से 100 क्वेश्चन का ही पेपर पास, मतलब तैयारी कर रहे हो, 10 क्वेश्चन को आपने आउटराइट छोड़ ही दिया है। तो मेरी रिकमेंडेशन क्या होती है कि जो ओल्ड सिलेबस था ना, आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो, ताकि जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो भी सॉल्व किए जा सके, ठीक है। तो भाई इसमें सिलेबस में कोई अंतर नहीं होता आपका। जो इसका होगा ना, देखो ये रहा आपका, भाई ये फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। कई ये सोचते हैं कि सिलेबस अलग अलग होगा, नहीं। अगर आपने 11वीं 12वीं पढ़ा है, तो आप 11वीं 12वीं बेसिस पे सारे क्वेश्चन करने आने चाहिए। ओके ओके, अच्छा एक क्वेश्चन क्या था हमारे पास, व्हाट इज द एग्जामिनेशन स्कीम एंड पैटर्न ऑफ नीट यूजी टेस्ट। अब आपको मैं बताएंगे भाई कि जो नीट का पेपर होता है, कहां पर गया, एक सेकंड, ओके। तो भाई आपको ही पता होना चाहिए कि जो नीट का पेपर होता है उसका एग्जाम पैटर्न कैसा आएगा। तो जो नीट का जो सिलेबस है वो आपको पता है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। मतलब सब्जेक्ट आपके 3 ही हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। लेकिन इसके अंदर जो 50% सिलेबस होता है वो तो किसका आता है, बायो का 50%, और 50% में दोनों कौन बैठे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। 25% आपकी केमिस्ट्री आएगी, 25% आपकी फिजिक्स आएगी, और 50% क्या आएगी आपकी, बायोलॉजी। अब जो बायोलॉजी है उसमें से 50% में से क्या आएगा, 25% क्या आएगी जूलॉजी, और 25% क्या आएगी आपकी बॉटनी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि बिना बायो किए आप नीट के बारे में सोच भी नहीं सकते। बायो पे कमांड होनी आपकी क्या है, मस्ट। कमांड सब पे होनी चाहिए अगर आपने अच्छी रैंक निकालनी है तो। लेकिन बायो छोड़ के तो आप भाई, आपको मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है और बायो मेरी थोड़ी कमज़ोर है, भाई बायो में कमज़ोर होना यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है बात। तो बताओ इसका हमारा पैटर्न कैसा आएगा, आपको पता ना, जो नीट का पेपर होता है आपका तकरीबन वो मई के अराउंड क्या होगा आपका, अरे मई वगैरह में आपका क्या होगा पेपर होता है, और
ये इनका भाई एग्जाम पैटर्न होता है, बताओ पैटर्न ऑफ टेस्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी। इसमें हर एक फिजिक्स में हमारे पास क्या है, 2 सेक्शन होंगे, मतलब हर एक के हमारे 2 सेक्शन बटे होते हैं। 2 सेक्शन फिजिक्स के हैं, 2 सेक्शन केमिस्ट्री के हैं, 2 बायोलॉजी के और 2 क्या हैं, मैथमेटिक्स के, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब सेक्शन ए में बताओ हमारे पास कितने क्वेश्चन है, बताओ 35, कितने भाई 35 क्वेश्चन। और सेक्शन बी बताओ हमारे पास क्या है, 15 क्वेश्चन। ओके, अब आप ये बताओ कि इनमें नेगेटिव मार्किंग है और इसके भाई मैक्सिमम मार्क्स बताओ हमारे पास कितने होंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन पूरी तरह क्या किया है, ठीक, अगर आप एक क्वेश्चन पूरी तरह क्या करते हो, ठीक, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 नंबर। और अगर आपने गलत कर दिया तो 1 नंबर आपका भाई कट भी जाएगा। ओके, ये नहीं है कि आप ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो आपको उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखियो, जो आपका सेक्शन बी होगा ना, जो सेक्शन ए है, क्या, जो सेक्शन बी है आपका, उसमें आपने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करने हैं। मैंने बोला था ना कि यहां पर क्या आएंगे आपके पास, ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, क्या, ठीक है। तो देखो, तो 15 क्वेश्चन आपने कितने करने, सिर्फ 10। और आप कोई, और ध्यान रखिए, अगर आप कहोगे कि हम 10 से ज्यादा कर देते हैं तो 15 में से 13 क्वेश्चन कर देते हैं, तो जो पहले 10 क्वेश्चन होंगे ना आपके, वो काउंट होंगे फिर, ठीक है। ओके, तो बताओ, तो ये 35 सारे के सारे करने हैं, इनके मार्क्स कितने हो गए आपके, 140। और 15 में से 10 करने हैं तो 4 नंबर है क्वेश्चन, 40 नंबर आपके ये हो गए। तो 180 नंबर का आपके पास क्या हो गया, बताओ, फिजिक्स। 180 नंबर क्या हो गया आपके पास, केमिस्ट्री। 180 नंबर की आपकी बॉटनी, और 180 नंबर क्या हो गया आपकी जूलॉजी, ठीक है। 18 चौक 72, यानी 720 नंबर का आपका क्या होगा, एग्जाम। और अगर आपको भाई ठीक ठाक रैंक निकालनी है तो आपको इसमें 500 से ऊपर ही स्कोर करना पड़ेगा। बात आपको पहले पड़ेगी, ठीक है। 500 से 600, जितना आपका ज़्यादा स्कोर आएगा उतना आपकी रैंक क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से एग्जाम का पैटर्न आपको भाई समझ में आया कि नहीं आया, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, और ये आपको पता ना भाई, जो आपका टेस्ट होगा क्या हुआ, 3 घंटे 20 मिनट का आपका क्या होगा टेस्ट, ठीक है। ओके, ये जनरल बातें हैं भाई, ये आप इसको बाकी को आप पढ़ सकते हो आराम से। तो इसका पैटर्न आपको समझ में आया, ठीक है। ओके, अब बताओ क्या हमारे पास, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अपीयर इन नीट यूजी एग्जाम। अब नीट यूजी में अपीयर होने के लिए आपके पास क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, एक सेकेंड। भाई अरे इसमें एलिजिबिलिटी है, ये एलिजिबिलिटी आपके पास, ठीक है। देखो, पहली बात तो आप अगर मेडिकल साइड से नहीं हो, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश नहीं है, तो आप नीट यूजी का पेपर नहीं दे सकते, ठीक है। दूसरा, अगर या तो आप पास आउट हो या आप क्या हो अपीयरिंग, आपका रिजल्ट क्या है अवेटेड, और आपकी जो एज है वो तो क्या होनी चाहिए, बताओ 17 ईयर्स ऑफ एज आपकी, बताओ क्या होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए, ठीक है। मतलब या तो आप जब एडमिशन लेते हो कम से कम, मतलब जिस तारीख को अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो ना,
किसी मतलब आप MBBS से मान लिया आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग होती है, ठीक है, एडमिशन के दौरान, उस टाइम पे आपकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए? 17 ईयर्स। अदरवाइज आपका एग्जाम अगर क्वालिफाइड भी है तो भी वो काउंट नहीं किया जाएगा। समझ गए बात? ओके, मिनिमम एज है यहाँ पर भाई, और कोई अपर एज लिमिट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ओके, बस ठीक है। ठीक है भाई। ओके, अब हम बात करते हैं भाई जेईई मेंस का एग्जाम क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे नीट था वो भाई डॉक्टरी के फील्ड में एंट्री करने के लिए होता है ना, वैसे जो एग्जाम होता है किसका? जेईई मेंस का। इस एग्जाम को पहले बोलते थे AIEEE या सीट के नाम से इस एग्जाम को जानते थे। ये क्या होता है? अगर आप ये कहो कि हमको भाई डॉक्टरी के फील्ड में नहीं जाना, हमको जाना है इंजीनियरिंग के फील्ड में, तब आपने क्या क्वालिफाई करना पड़ता है? जेईई मेंस। ओके, और जेईई मेंस के स्कोप क्या होते हैं? अगर आपने जेईई मेंस पास कर लिया ना, तो जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं इंडिया के अंदर, चाहे उसमें आपका नहीं जो क्या बोलते हैं, जो रोहतक में कॉलेज आपका मातोराम इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये भी है, या फिर जो बाकी IITs हैं, उन सभी में एडमिशन के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? जेईई मेंस आपने क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप जेईई मेंस क्वालिफाई नहीं करते हो, अच्छा IITs में एडमिशन के लिए, अगर आप IITs में एडमिशन ले सकते हो, बीटेक वगैरह बी के अंदर, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तब उसके लिए आपने पास करना पड़ता है जेईई एडवांस्ड। क्या? जेईई एडवांस्ड। तो मेंस पास करने के बाद तो एडवांस्ड के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? मतलब जो अदर कॉलेजेस नहीं आपके पास, मान लिया हमारे पास MDU के अंदर आपको पता होगा जो यूनिवर्सिटी कॉलेज होता है, और UIT जो यूनिवर्सिटी का जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई एडवांस देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपका एडमिशन सिंपली किसके बेस पे हो जाएगा? जेईई मेंस के बेसिस पे। लेकिन आप ये चाहो कि आपको IIT में ही जाना है, तो जिनका जेईई मेंस पास होता है उनका फिर कौन सा एग्जाम होता है? जेईई एडवांस्ड। तो जेईई एडवांस्ड के लिए एक प्री क्वालिफिकेशन क्या होती है आपकी? जेईई मेंस। ओके, ठीक है। तो भाई ये इस फील्ड में एंट्री करने के लिए आपको चाहिए होगा। अरे कहाँ गया? ओके, ध्यान रखो भाई, जितनी भी क्या आपकी, अच्छा बी क्या होती है पता आपको? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। और बीटेक क्या होती है? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। उन सभी में एंट्री के लिए आपको भी ये तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। आपकी NIT हैं, IITs हैं, ठीक है। अब बताओ भाई, और दूसरे जो स्टेट फंडेड आपकी भाई क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट्स हैं आपके, उन सभी में आपको चाहिएगा ये, ठीक है। और एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अगर हम बात करें, बताओ किसकी? बताओ, एग्जामिनेशन स्कीम एंड, अरे कहां पर गया? नहीं, सिलेबस ऑफ जेईई मेंस एग्जाम। तो मैंने आपको पहले बताया था भाई कि जो आपका जेईई मेंस का सिलेबस है, जो आपका 11th 12th का सिलेबस है ना, वही क्या होगा आपका जेईई मेंस का। उसमें कुछ अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप 11वीं का जो सिलेबस आपका, वो जेईई मेंस का हाफ सिलेबस होएगा। जो 12वीं का सिलेबस आपका, वो जेईई मेंस का बचा हुआ हाफ है। तो अगर कोई 11th 12th अच्छे से पढ़ता है, समझ के पढ़ता है, रट के नहीं, अगर कोई क्या करता है समझ के पढ़ता है 11th 12th को, तो आप ये मानो कि उसके लिए जेईई मेंस के लिए उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती होती। ऐसे बोलते हैं ना कि भाई ये बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, ये उसके लिए पढ़ रहे हैं जेईई मेंस के लिए। ये सब बकवास है, सब धोखा है, सब फ्रॉड है। ये फ्रॉड क्यों है? क्योंकि आप ये बताओ, जब आप छोटी क्लासेस में थे तो वहां पर आपसे 10वीं क्लास के ऊपर, 10वीं क्लास का आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया मैथमेटिक्स का, तो क्या उसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए भाई?
आने चाहिए ना। चाहे कोई थ्योरम प्रूव करनी हो, मान लिया आपने ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ लिया 10th क्लास में, तो आपको उस ज्योमेट्री के चैप्टर में कोई थ्योरम है, वो थ्योरम आपको प्रूव करनी आनी चाहिए ना भाई। कैसे प्रूव करते हैं वो तो आप लिखते हो सेमेस्टर के पेपर में। लेकिन अगर कोई एक्चुअल में कोई क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, कोई कुछ एरिया निकालना है, कुछ वॉल्यूम निकालनी है, तो वो क्वेश्चन भी आपको नहीं करना आना चाहिए क्या? आना चाहिए ना, isn't it? तो जब 11th 12th का सिलेबस आता है तो 11th 12th के ऊपर बेस्ड कोई भी एग्जाम आपको करना आना चाहिए, इंक्लूडिंग जेई। आप जेई पास कर लेते हो तो आप बीटेक में दाखिला ले सकते हो, बीई में दाखिला ले सकते हो भाई, ठीक है। मेरे भाई कई दोस्त हैं जो हमारे टाइम पे, हम तो भाई क्या बोलते हैं, मैं आपको पता था कि मैंने तो आईआईटी गेट क्वालिफाई किया था। मैंने 12th के बाद मैंने पास नहीं की ये नीट जेई, मैंने के लिए अप्लाई नहीं किया, मैं भाई नॉन मेडिकल से हूँ, ठीक है। मेरा इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना हमको बन के बारे में इतना पता था, ठीक है। जब आप अवेयर होते हैं तभी आपको पता लगता है भाई। तो मैंने पहले बीएससी की, पहले फिर मैंने क्या की, एमएससी की, और हमको पता लगा था आईआईटी गेट। मैंने आपको बताया था ना कि जेई से कौन सा ऊपर एग्जाम होता है, आईआईटी गेट, और आईआईटी गेट से ऊपर कौन सा होता है, नेट जेआरएफ। तो मैंने कौन से एग्जाम पास किए थे, आईआईटी गेट और सीएसआईआर यूजीसी नेट जेआरएफ, ठीक है। लेकिन मेरे जो कोई क्लासमेट थे भाई, हमारे जो कोई दोस्त थे, उन्होंने ये उस टाइम पे सीट वगैरह होया करता जेई वगैरह, उनका नाम लगवाया था मेंस का, उन्होंने वो पास करके आज वो भाई कोई यूएसए में सेटल्ड है, कोई कनाडा में सेटल्ड है। क्योंकि उन्होंने क्या किया उस टाइम पे भाई, और भी ज़्यादा स्कोप था इंजीनियरिंग के फील्ड का, उन्होंने कंप्यूटर साइंस से क्या किया, बीटेक किया, बीई किया, ठीक है। और आज वो कहाँ सेटल्ड है भाई, यूएसए वगैरह में, ओके। तो इसमें इसको आपको भाई एंट्री करनी तो आपने करना ही पड़ेगा ये, ठीक है ना, ओके। और क्या हमारे पास दो भाई, अगर हम बात करें इसका जो एग्जामिनेशन स्कीम, इसका जो पूरा पैटर्न होएगा जेई मेंस का, तो भाई पहली बात तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, यहां पर क्वेश्चंस का पूरा पैटर्न क्या रहता है आपके पास, मतलब यहां पर आपके पास 1/3 क्या आएगी बायोलॉजी, सॉरी मैथमेटिक्स, 1/3 क्या आएगा आपके पास फिजिक्स, और 1/3 क्या आएगा आपके पास, 1/3 फिजिक्स, 1/3 केमिस्ट्री और 1/3 मैथमेटिक्स। बताओ भाई। तो देखो जो आपका जेई मेंस है, बीई और बीटेक के लिए क्या होगा आपका पेपर 1, इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 बीई बीटेक के लिए, और जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है उसके लिए क्या होता है, पेपर 2A बोलते हैं इसको। क्योंकि जो बीई और बीटेक है, आपने मोस्टली को बीई और बीटेक में ही जाना है, उनके लिए क्या आपका सिर्फ पेपर 1 है। लेकिन अगर आपको कहाँ पर जाना है, बैचलर ऑफ प्लानिंग या बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, तब आपने क्या करना पड़ता है, इनका सेकंड पेपर होता है, क्या बोलते हैं उसको बताओ भाई, पेपर 2A और पेपर 2B। तो हम ज़्यादा फोकस यहाँ पर तो किसके ऊपर रखेंगे, पेपर 1 के ऊपर, ठीक है ना। बताओ क्या इसमें क्या आएगा आपके पास, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके पास, जो है नहीं एमसीक्यू होते हैं कि क्वेश्चन होएगा, उसके क्या होंगे, मल्टीपल आंसर्स होंगे, उनको आपने फिर क्या करना होता है, टिक मार्क, और कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होएगा, ठीक है। जो आपका बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है उसमें पार्ट 1 में क्या आता है, मैथमेटिक्स, पार्ट 2 में क्या आता है, बोलो बोलो भाई, एप्टीट्यूड। अरे आपने देखा होगा ना, जो ये रीजनिंग वगैरह होती है, कोई शेप वगैरह होती है, उसको आपने 3-4 शेप दे रखी, वहां पर आपको एक डिफरेंट शेप को चूज करना होता है, ठीक है। उस टाइप से आप उसको क्या बोलते हैं हम, एप्टीट्यूड। और तीसरा क्या होगा आपका, ड्राइंग। तो जो पार्ट 1 पार्ट 2 होगा ये तो क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड, और जो पार्ट 3 होगा उसमें आपको पेन और पेपर इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो बैचलर ऑफ प्लानिंग है, यहाँ पर क्या होगा, मैथमेटिक्स, पार्ट 2 में क्या होगा, एप्टीट्यूड, और पार्ट 3 में तो क्या होगा भाई, प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस। ये सारे का सारा क्या है आपका, कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। लेकिन हमारा भाई, क्योंकि आप में से ज़्यादातर बच्चे, आपका मेन फोकस किसके ऊपर है, जो जेई के लिए तैयारी करेंगे, बीई या बीटेक में एडमिशन लेने के लिए, तो हम सिर्फ इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ भाई हमारे पास मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और कौन है, केमिस्ट्री।
सेक्शन ए में हमारे पास क्या आएंगे बताओ, 20 क्वेश्चन। सेक्शन बी में क्या आएंगे आपके पास 10 क्वेश्चन। और सेम बात यहां भी लागू है, एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होएगा 4 नंबर का। ओके, तो सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है 20, सेक्शन बी में कितने हैं 10, 10 में से 5 करने हैं, तो 10 तो आपने यहां से करने हैं, 20 तो आपने यहां से करने हैं, 5 आपने यहां से करने हैं, कितने हो गए आपके पास 25। 4 नंबर आए क्वेश्चन कितने हो गए हमारे पास 100। तो 100 ही क्या होगी आपकी मैथमेटिक्स, 100 है क्या आपके पास फिजिक्स, ठीक है। और 100 का आपके पास तो क्या है केमिस्ट्री। और यहां बताओ क्या आपके पास टोटल, तो 300 मार्क्स का आपका क्या होगा पेपर। टोटल क्वेश्चन क्या आएंगे आपके पास 90 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो 20 दिया 60, और अरे 60 तो क्वेश्चन ही आगे सेक्शन ए के, और 30 क्वेश्चन क्या आपके पास, लेकिन 3 में से आप 30 में आपने सिर्फ कितने क्वेश्चन करने 15 ही क्वेश्चन आपने करने, बात आपको पल्ले पड़ेगी। और यहां पर आपने सही क्वेश्चन किया है तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत किया है तो 1 नंबर आपका कट भी जाएगा। ओके, तो यहां पर आप भाई क्या नहीं कर सकते, तुक्केबाजी आप यहां पर नहीं कर सकते। और ध्यान रखियो पहले जेई के अंदर भी क्या नहीं होता था, अब कई कहते हैं ना कि वहां पर हमने सिलेबस अरे कहते हैं कि सीबीएसई में सिलेबस कम हो रखा है, तो यहां भी सिलेबस कम हो गया। सिलेबस कम नहीं हुआ है, सिलेबस कम होके भी कम नहीं हुआ। आपको कैसे कैसे, पहले इसमें ऑप्शंस नहीं आते थे क्या, पहले ऑप्शंस नहीं आया करते, तो सारे क्वेश्चन करने के। अब अगर सिलेबस कम कर दिया ना तो इन्होंने सिलेबस कम नहीं किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जो सिलेबस इन्होंने कम कर दिया है सीबीएसई ने, इन्होंने वो सिलेबस अभी भी क्या रखा है इंक्लूडेड। तो जो ऑप्शन में क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब आप ये कह सकते हो अगर कोई रिड्यूस्ड सिलेबस पढ़ेगा, कितना रिड्यूस्ड, ठीक है, तो वो 90 क्वेश्चंस नहीं, वो इन 90 में से 75 क्वेश्चन की तैयारी कर रहे एक तरह से, समझे बात। अगर कोई रिड्यूस सिलेबस पढ़ता है तो 90 में से 75 क्वेश्चन की तैयारी करने लग रहा है। और अगर कोई ओल्ड सिलेबस पढ़ता है तो वो कितना करने लग रहा है 90 के 90 क्वेश्चंस की। तो एक तरह से उसको अपर एंड नहीं रहेगा भाई, उसके पास ऑप्शन रहेगा भाई गलत क्वेश्चन करने का भी। उसको ज्यादा क्वेश्चन आते होंगे, उसको उसके पास चूज करने के लिए ऑप्शन है भाई, ये फायदा इस चीज का, ठीक है बात नहीं आपको समझ में ये। ओके, नहीं ये कहां गया, ठीक है। हाँ भाई बात आपको पहले पड़ी है। इसमें कोई और इंपॉर्टेंट बात, लेट मी सी। अच्छा भाई, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट ये तो क्या आपका, बोलो भाई। अगर जो भाई जनरल स्टूडेंट है उनके पास क्या होगा 3 घंटे का आपका क्या होगा भाई पेपर होएगा ये, ठीक है। और जो भाई क्या बोलते हैं डिसेबल्ड हैं उनके क्या होगा 4 आवर्स का। ओके बस ठीक है, ये देख लियो भाई आप। ओके अब बताओ क्या बात करते हैं भाई, अब क्या क्वेश्चन हमारे पास नहीं, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अपीयर इन जेई मेंस। तो जेई मेंस के लिए भाई बताओ क्या है, कोई एज लिमिट नहीं है यहां पर, ठीक है। द कैंडिडेट हु हैव पास्ड 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ओके। जिसने तो क्या कर रखा है, मतलब ये हमारे पास इन्होंने, ठीक है, मतलब आपके पास नॉन मेडिकल से क्या होनी चाहिए, आपके पास 12th क्लास आपके पास पक्का होनी चाहिए, ओके। लेकिन ध्यान रखियो
जब आप बीई या बीटेक में दाखिला लेते हो ना, तो जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके अपने क्या होते हैं एज क्राइटेरिया, तो वो आपको पक्का फुलफिल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड एग्जाम दे रखा है। अरे ये वही है आपकी जो भैया आप नहीं पढ़ते हो, सिंपल आपके उसके होने चाहिए। ना इसमें कुछ नहीं है, कुछ बताने का नहीं इसके अंदर। ओके, अब आप बताओ, आपने वही नाम सुना कभी जेई एडवांस्ड का? जेई एडवांस्ड, ये बताओ क्या होता है? ये जो पेपर है एडवांस्ड का, ये आप कब दे सकते हो? अगर आपने जेई मेंस पास कर रखा है। ठीक है, जैसे जेई मेंस था उसके बेसिस पे आप कहाँ एडमिशन ले सकते थे? जो इंजीनियरिंग कॉलेज है ना इंडिया के अंदर, जो नॉन आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, जैसे आपका भाई माथुराम कॉलेज है या आपका यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, लेकिन आप ये कहो कि ना हमको तो बीई या बीटेक करनी है कहां से प्रॉपर, बताओ? आईआईटी से ही करनी है और कहीं से हमको बीटेक भी करनी है नहीं, तब आपने डेफिनेटली क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा? जेई एडवांस्ड। और जो जेई एडवांस्ड है इसकी कंडीशन क्या होती है कि आपके पास 12th क्लास तो होनी चाहिए। और ध्यान रखिए जेई एडवांस्ड आप सिर्फ 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक ही दे सकते हो, यानी इसकी बार बार आप इसकी कितनी ही ट्राई नहीं कर सकते। इसके अटेम्प्ट्स क्या आपके पास? लिमिटेड। पता ना आपको इस चीज का? ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या है कि आपके पास क्या क्वालिफाई होना चाहिए पहले? जेई मेंस। जेई मेंस में जो बच्चे जिनके पास कितना आएगा, मेरे ख्याल से 2.5 लाख के अराउंड होता है इसका रिकॉर्ड। कितना? एक सेकंड, आपको कम से कम कहां पर आना पड़ेगा? यहां पर मैं आपको ये लिस्ट वाइज आपको बताता हूं कि भाई कितने कितने में होएगा यहां पर एकेडमिक क्राइटेरिया इसका। ओके, अच्छा एग्जाम कब होता है? ध्यान रखिए मेंस जो होगा ये मेंस के बाद ही होएगा। जो आपका मेंस एग्जाम होता है जेई मेंस का, वो आपको पता है दो बार ही होता है। एक बार आपका पेपर कब होता है? जनवरी के अराउंड। दूसरी बार आपका पेपर कब होता है? अप्रैल के अराउंड, अप्रैल में, इजंट इट? और आप दोनों में दे सकते हो, जिसमें आपका स्कोर बेटर आएगा वो स्कोर आपका कंसिडर किया जाएगा। तो अगर क्योंकि जेई मेंस बेसिस है जेई एडवांस्ड का, तो जेई एडवांस डेफिनेटली कब होगा? बाद में होना चाहिए ना। इसीलिए जो जेई एडवांस का पेपर है वो आपका तकरीबन कब होता है? जून में। और यहां पर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। आपको हो सिलेबस क्या होता है जेई एडवांस्ड का? जो सिलेबस जेई मेंस का होगा ना, वही सिलेबस किसका होता है? जेई एडवांस्ड का। आप ये मान के चलो, लेकिन वहां पर टॉपिक्स का स्टैंडर्ड क्या होता है आपके पास? ज्यादा हाई लेवल का। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, और ध्यान रखियो इन्होंने ये नहीं बोला, इन्होंने तो सिलेबस हटाया ही नहीं। जैसे केमिस्ट्री में एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट, नाम सुना आपने कभी? सॉलिड स्टेट के नाम से एक चैप्टर है केमिस्ट्री में, वो चैप्टर सिलेबस में से हटा रखा है फिलहाल। लेकिन आप जेई एडवांस्ड का सिलेबस देखोगे ना, वो आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। तो बहुत सारा सिलेबस जो जेई मेंस में नहीं है, समझ गए मेरी बात? या सीबीएसई ने हटा दिया है, वो अभी भी कहाँ अवेलेबल है? जेई एडवांस्ड में। तो मेरी हमेशा बच्चों की रिकमेंडेशन होती है कि हम मेंस के लिए पढ़े कि एडवांस के लिए पढ़े। तो मैं कहता हूं आप अगर कोई तालाब खरीदते हो, नहीं एक तालाब है, उस तालाब में मछलियां हैं, अगर आपने सिर्फ मछलियां खरीदी तो मछलियों पे ही आपका मालिकाना हक है, तालाब आपका नहीं हो जाता ना। लेकिन आप पूरा तालाब खरीद लेते हो तो मछली उसके क्यों, उनके लिए आपको अलग से पैसे पे करने पड़ेंगे? नहीं। तो सिमिलरली मेरी आपको क्या रिकमेंडेशन होती है कि आप जब तैयारी करो ना 11वीं 12वीं की,
तो आप ऐसे पढ़ो कि आप पढ़ रहे हो जेई एडवांस्ड के लिए। अब आप ऐसे पढ़ो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका जेई एडवांस्ड तो तैयार होगा ही होगा, जो मेंस है वो उसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कवर। और 11वीं बार जो आप भूल ही जाओ, वो तो फिर आपके लिए क्या बहुत इजी है। आप माइंड में क्या लेके चलो भाई, कि आप हाईएस्ट लेवल लेके चलोगे ना, तो छोटा लेवल तो उसमें अपने आप कवर हो, जिसमें आपको कोई दिक्कत पेशानी ही नहीं है, isn't it? तो यहां पर कितने पेपर होंगे आपके पास? 2 पेपर, ठीक है। और इसके लिए भाई एलिजिबिलिटी क्या है, ये मैंने आपको बताया था जेई एडवांस्ड के लिए, कि पहली बात तो आपका जेई मेंस क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड। अगर आपका जेई मेंस क्वालिफाइड है नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और ये देखो, आपको जो टॉप क्या है 2.5 लाख 2,50,000 जो क्या है स्टूडेंट्स जेई मेंस के, वो ही किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखो इन्होंने ये शॉर्ट लिस्ट कर रखा कि 2.5 लाख में से ओपन कैटेगरी में कितने हैं, ओपन पीडब्ल्यूडी में कितने हैं। बात आपको पहले पड़ गई, आपको इस रैंक में आना क्या है जरूरी। और ये भाई क्योंकि पुराने वाला प्रोस्पेक्टस है, ठीक है, तो ये एडवांस 23 के लिए है, लेकिन आप पढ़ोगे तो एडवांस 25 के लिए पढ़ोगे, ठीक है। तो यहां पर आप इसमें एज लिमिट होती है क्या, यहां पर तो क्या होना चाहिए, कैंडिडेट शुड हैव बोर्न ऑन और आफ्टर, इस बोलो भाई 1 अक्टूबर 1993 के बाद होना चाहिए उसका डेट ऑफ बर्थ, इजंट इट। ये तो है फिजिकली डिसेबल्ड के लिए। और अगर मान लिया भाई जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनके अक्टूबर 1900 मतलब 5 साल की आपको एक तरह से कंसेशन मिलती है, किनको बताओ, SC ST और PWD। अदरवाइज आपका डेट ऑफ बर्थ 1998 के क्या होना चाहिए, बाद का होना चाहिए। ये 23 के एग्जाम के लिए है, तो 24 के लिए 1 साल और बढ़ा दो, 25 के लिए 1 साल और बढ़ा दो, यानी कि 1 अक्टूबर 2000 से बाद के आप क्या होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ। और 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में आप जी एडवांस का पेपर दे सकते हो, इजंट इट। और आपने पहले कहीं एडमिशन ले रखा है ना IIT में, और आप दोबारा से एग्जाम देना चाहो तो वो अलाउड नहीं होएगा। अब अगर हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की, तो मैंने आपको बताया था कि इसका पेपर होएगा जे एडवांस्ड का, जिसे जेई मेंस के पेपर का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है ना, फिक्स पैटर्न होता है। एडवांस्ड का एक फिक्स पैटर्न नहीं होता, इसका पैटर्न स्लाइटली चेंज होता रहता है। लेकिन आमतौर पे आप इसका पैटर्न देखोगे तो आपको 360 नंबर के अराउंड आपको पेपर मिलेगा, मतलब आउट ऑफ 360 के आते हैं आपके मार्क्स, ठीक है। 180 नंबर का आपका क्या हो जाएगा पेपर 1, और 180 नंबर का आपका क्या हो जाएगा पेपर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने इसका नहीं एक जो जनरल ये होता है, कहां पर गया, मैंने यहाँ पर आप इसका भाई एक पेपर निकाल रखा है जो जो जो, जो जस्ट रिसेंट था, और इसमें इक्वल पोर्शन होएगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 180 मार्क्स की क्या है, सॉरी पेपर 1 आपका 180 मार्क्स का है, तो 60 मार्क्स का क्या आएगा आपके पास, मतलब चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, इसमें क्या होंगे 3 पार्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। पेपर 2 में क्या होंगे आपके पास 3 पार्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। और आमतौर पे फिजिक्स में फिर क्या होते हैं 3 सेक्शन, कितने 3 सेक्शन। केमिस्ट्री में क्या होते हैं हमारे पास 3 सेक्शन। मैथ में कितने होंगे हमारे पास 3 सेक्शन। तो जो पहला पेपर होएगा उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, दूसरा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इन तीनों में क्या होंगे हमारे पास 3 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन पिछली बार इसमें 4 सेक्शन थे, कितने, तो भाई ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, इसमें 4 सेक्शन भी कर सकते हैं, 3 सेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो क्वेश्चंस का थोड़ा तरीका बदल। फॉर एग्जांपल ये आपका देखो भाई, ये मैथमेटिक्स का है, किसका, ये हमारे पास देखो भाई, यहां पर आप देखो ये कितने मार्क्स का हमारे पास, अरे क्या हो गया यहां पर, बताओ। जैसे मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास मैथमेटिक्स में सेक्शन 1 है,
इसमें क्या है आपके पास 12 नंबर का। अरे जूम क्यों नहीं हो रही ये क्या हमारे पास है सेक्शन 1। कितने मार्क्स इसके 12। ठीक है। और यहाँ पर तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर ध्यान रखियो, लेकिन आमतौर पे एमसीक्यू क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट नहीं होते, मतलब आमतौर पे एक ही ऑप्शन क्या होता है ठीक, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन भी क्या हो सकते हैं ठीक। तो आपने सभी को टिक मार्क करना होता है यहाँ पर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्वेश्चन पूरी तरह ठीक किया है तो कितने मार्क्स मिलेंगे आपको 4 नंबर। अगर आपने पार्शियल ठीक किया है तो +3, मतलब अगर चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, चारों ऑप्शन क्या है करेक्ट, लेकिन आपने सिर्फ 3 चूज किए तो आपको मार्क्स मिलेंगे 3। लेकिन अगर आपने तो क्या किया है 3 या उससे ज्यादा ऑप्शन ठीक है आपने, लेकिन 2 चूज किए हैं तो आपको मिलेंगे 2। और अगर आपने क्या है 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन ठीक है लेकिन आपने सिर्फ 1 चूज किया है तो आपको मार्क्स मिलेगा 1। और आपने 1 भी नहीं किया है तो 0। और इसके अलावा और कोई भी केस हुआ तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे। तो यहां पर भाई मतलब आपको ज्यादा ध्यान रखियो, गैम्बलिंग वहां पर चलती है जहां पर नेगेटिव मार्किंग ना हो। जहां पर नेगेटिव मार्किंग हो ना वहां पर आप ज्यादा गैम्बल नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी गैम्बलिंग करो उतना आपको क्या होगा नुकसान। तो देखो ये सेक्शन 1 है आपका, 12 नंबर का था ना, ये क्या था, ये 12 नंबर का था आपका सेक्शन 1। फिर देखो ये क्या मैथ का सेक्शन 2, 12 का ये हो गया, कितना हो गया 24। और ये क्या आपका बताओ सेक्शन 3, 24 नंबर का ये है, क्या हो गया 48 हो गया। अरे बोलो भाई ठीक है। और ये यहां पर इनके मैं अलग अलग इसमें डाल देते हैं। और ये क्या आपका सेक्शन 4, ये क्या इसमें बताओ 12 नंबर इसका है, तो हो गया ना 60 का। यानी मैथमेटिक्स क्या आ गया आपका 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स है। 60 मार्क्स की क्या होगी आपकी फिजिक्स, 60 मार्क्स अब क्या होगी केमिस्ट्री, 180 मार्क्स का आपका क्या होगा पेपर 1, 180 मार्क्स का क्या होगा आपका पेपर 2 होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और इनमें कुछ नहीं होता, ये बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। ये आपको हो गया, हमको तो बड़ा मुश्किल लगता है जेई एडवांस का पेपर। ठीक है। आप लिटरली पेपर के ऊपर हंसोगे अगर आप समझ के पढ़ते हो तो, ये सारा मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है। अब हमारे सामने भाई एक सवाल ये है, एक सेकंड, हमारे सामने सवाल ये है व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू क्रैक नीट और आईआईटी जेई मेंस और एडवांस्ड। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारी इस एग्जाम को पास करने की। मैं आपको बताऊं भाई, ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा ना ये अनबीटेबल है, क्योंकि ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहने लग रहा हूं कि आपको पता होगा कि मैं बहुत टाइम से किन बच्चों को पढ़ाता आया हूं जो बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर चुके हैं। ठीक है। जो नेट जेआरएफ और आईआईटी गेट के लिए पढ़ाते हुए मुझे 10 साल हो गए। और नेट जेआरएफ और आईआईटी गेट एग्जाम इससे ज़्यादा क्या होता है मुश्किल, इससे हायर लेवल का क्या होता है वो एग्ज़ाम होता है। और वहाँ पर हमारा सिलेक्शन रेट 31% का है। इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन रेट 3% से ऊपर नहीं है, हमारा 31% का सिलेक्शन रेट है। फिलहाल मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, आईआईटी से पीएचडी करने लग रहे हैं नेट जेआरएफ और आईआईटी गेट करने के बाद। आपको फिलहाल आसपास ऐसी कोई आईआईटी नहीं मिलेगी जहां पर मेरे स्टूडेंट्स पीएचडी ना कर रहे हो। ओके। तो जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा ना एग्जाम पास करने की, आपको मैं भाई इतना हाई सिलेक्शन रेट कैसे निकाल पाता था। ठीक है। मेरे पास ऐसी कौन सी टेक्निक थी, वो ही टेक्निक आपको यहां पर अप्लाई करनी है। ये मुश्किल है, कोई आपको बताएगा नहीं भाई। ठीक है। ये मुश्किल है, तब इसको हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। जो इसको फॉलो कर लेगा उसका एग्जाम नहीं रुकेगा, ये मैं आपको भी श्योरिटी देता हूं। ठीक है। तो टेक्निक ये होती है कि जब भी आप
एग्जाम के लिए पढ़ते हो ना, तो आप ये देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि उस एग्जाम के लिए आप किस लेवल तक, मतलब कौन सी क्लास पास करने के बाद आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 12वीं के बाद अप्लाई कर सकते हो तो आपने 12वीं तक का सिलेबस आपके टिप्स पे होना चाहिए बिल्कुल। कोई एग्जाम जो है अगर आप वो बीएससी के बाद ही अप्लाई कर सकते हो तो बीएससी तक का सिलेबस आपके पास क्या होना चाहिए, बिल्कुल वो आपने कवर करना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर आप कोई पेपर दे सकते हो एमएससी के बाद ही, अगर आप नेट जेआरएफ का पेपर एमएससी के बाद दे सकते हो, तो क्या मैं 12वीं लेवल का पढ़ के नेट जेआरएफ पास कर सकता हूं क्या? नहीं भाई, एलिजिबिलिटी क्या आपके पास, वहां पर क्वेश्चन क्या आएंगे आपके पास एमएससी तक के, ठीक है। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी वो क्या होगी कि पहले आपने देखना होता है कि आप किस लेवल के बाद आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आईआईटी जेईई और नीट है, इसके लिए आप क्योंकि 12th के बाद ही अप्लाई कर सकते हो, 12th से पहले अप्लाई नहीं कर सकते। तो 11th 12th का जितना भी सिलेबस है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी, वो सिलेबस आपने ऐसे पढ़ना है कि उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका ना बचे। और हम इसको हम कैसे पढ़ाएंगे कि मान लिया मैं आपको पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री, ठीक है, तो मैं आपको केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा, चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 में आप ये मान लो कि केमिस्ट्री जो है ये आपने फिर सब पे अप्लाई करना है। केमिस्ट्री में आप ये मान लो 30 चैप्टर हैं, कितने 30 चैप्टर है केमिस्ट्री में, और एक चैप्टर के अंदर ये मान लो भाई 40 टॉपिक हैं, कितने 40। तो मैंने क्या करना है कि मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना पहला चैप्टर, तो पहला चैप्टर पढ़ते हुए पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो आपको पूरी तरह समझ में आना चाहिए। उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड जितने क्वेश्चन हैं जो आपके नीट में और जेईई में आ रखे हैं पुराने सालों में, वो सारे आपने सॉल्व करने हैं। ये आपको समझ में, मान लिया केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है वो मैंने आपको यहां पढ़ा दिया, उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन जो पुराने सालों के आ रखे हैं वो मैंने यहां पर सॉल्व करवा दिए। तो फिर आपने क्या करना है, उसके घर जाके नोट्स बनाने उस टॉपिक के हाथ से, ओके। क्योंकि आपको पता होगा ना, जब आप चीजों को लिखते हो ना तो चीजें इससे बेटर कोई तरीका नहीं होता याद करने का। आप जितना लिखोगे उतना आपको चीजें क्या होंगी, ज्यादा याद होंगी। आप 10 बारी एक डेरिवेशन को देख लियो, 10 बारी उसके पेज पलट लो भाई, एक बारी लिख लियो, मैं शर्त लगाता हूं 10 बारी पढ़ा हुआ आप भूल जाओगे। 1 महीने बाद वो लिखा हुआ भूलना क्या होता है आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है कि पहला टॉपिक पढ़ाया, उसको आपने क्या किया, समझे बात, पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, उसके ऊपर क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। कुछ क्वेश्चन आपको यहां पर मैं सॉल्व करवाऊंगा। अब आप ये बताओ, अगर नीट में जेईई में एक क्वेश्चन, एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या मुझे आपको तीनों क्वेश्चन करवाने चाहिए? नहीं, मुझे आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करवाना चाहिए। 2 क्वेश्चन हम कहां डालेंगे, टेस्ट सीरीज में, एक क्वेश्चन आपको यहां पर मैं सॉल्व करवाऊंगा, ओके। तो आपने क्या किया, मैंने आपको पढ़ाया पहला टॉपिक, उसके ऊपर नीट जेईई के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, टिपिकल टाइप सॉल्व करवा दी। घर जाके आपने बनाए उसके नोट्स, और जो मैंने सॉल्व करवाया था ना वो तो आपने लिखा ही लिखा सोल्ड एग्जांपल के तौर पे, और जो क्वेश्चन आपको मिलते जुलते क्वेश्चन थे उनको आपने कहां ऐड कर लिया, उनको आपने सॉल्व करके देख लिया घर जाके। मतलब आपने क्या करना है, आपने उस टॉपिक के ऊपर जितने क्वेश्चन है ना वो सारे सॉल्व करने हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया सेकंड टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन थे मैंने कुछ आपको मैंने सॉल्व करवा दिए। जो क्वेश्चन आपको और नजर आए उस टॉपिक के ऊपर वो आपने वहां से निकाल के उस टॉपिक के एंड में सॉल्व कर लिए। जो नहीं आएगा वो मेरे से पूछोगे आप, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते जब आप पहला चैप्टर कंप्लीट करोगे, क्या
तो आपको पहले चैप्टर के सारे क्या आते हैं, कॉन्सेप्ट्स नहीं आते क्या? प्लस नीट और जेई में जितने क्वेश्चन आ रखे हैं पिछले सालों में वो भी सारे आपके सॉल्व हो गए। हाँ, अगर कोई ये कहे कि मुझे तो भी पढ़ना किसके लिए, 11th 12th के लिए, तो मैं भाई इस बात में बिलीव नहीं करता कि 11th 12th की अलग पढ़ाई होती है और नीट जेई के लिए अलग पढ़ाई होती है। वो एक ही पढ़ाई होती है भाई। हाँ, कोई सोचे ना भाई मुझे कंपटीशन नहीं देना, वो सिर्फ एक काम कर सकता है कि ये क्वेश्चन जाके सोल्व ना करे घर जाके। कौन से? अरे जो क्वेश्चन नहीं है इनकी प्रैक्टिस ना करे। जस्ट मैं इसको मान लो कि वो क्या पढ़ रहा है अपना बोर्ड के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप तो ऐसे पढ़ते पढ़ते जब हमारे 40 के जब पहले चैप्टर के, जब केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के 40 टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए, उन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, सब कुछ आपको पल्ले पड़ गया उसका, उनके सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, तो क्या उस चैप्टर में अगर फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आएगा जब नीट जेई में आप पेपर दोगे या बोर्ड में पेपर दोगे तो आप कोई मार खाओगे क्या? भैया आपने उसके पिछले 20 साल तक के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं उस चैप्टर के ऊपर, आपको उसमें एक्सपर्टीज है, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है, सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। दो ही चीजें होती हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, दूसरा उसके ऊपर टिपिकल टाइप आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। आपने दोनों काम कर लिए, आप उस चैप्टर में कोई मार नहीं खाओगे, नेवर एवर। ओके, तो आपका एक चैप्टर बना, आपका एक पूरा क्या बन गया, एक चैप्टर के नोट्स बन गए आपके। सिमिलरली फिर आप क्या करोगे, अगला चैप्टर, सिमिलरली उससे अगला, सिमिलरली उससे अगला। भाई मेरी कोशिश ये है कि जब आप केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर पूरा हो ना, तो आपके सारे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए केमिस्ट्री के, कंप्लीट, यानी कि बोर्ड की आपकी तैयारी होगी कंप्लीट। नहीं समझे बात? पिछले सालों के सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखे हैं, तो आपके पास खुद का एक फोल्डर है, आप किसी कुछ पढ़ नहीं रहे, आपके उसका खुद का एक फोल्डर है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट भी हैं और सारे क्वेश्चंस भी हैं। पेपर से पहले आपने ना तो कोई बुक उठानी, जितना आपका मैटर ज्यादा क्या होता है कंडेंस्ड, उतना आपको कॉन्फिडेंस क्या आता है ज्यादा। कॉन्फिडेंस कब डाउन होता है, जब आपको ये नहीं पता कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जब आपके पास आपको पता कि इस फोल्डर में मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे पुराने सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप 10 ईयर पढ़ते हो क्या, उसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं, मिक्स्ड, उनका अच्छे से टैकल नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है आपका 10 ईयर भी सोल्व हो गया, आपके पिछले सालों क्वेश्चन सोल्व हो गए, लेकिन वहां पर तो क्वेश्चन मिक्स है, वहां पर आप उसको इतना बेटर सोल्व नहीं कर पाओगे। यहां पर क्वेश्चन आपने निकाल निकाल के कहाँ ऐड कर रखे हैं, चैप्टर वाइज भी नहीं, टॉपिक वाइज। क्या टॉपिक वाइज आपने सारे क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं। तो जब आप ऐसे पढ़ोगे ना, तो आपके पिछले सालों के पेपर भी सॉल्व हो गए, उनको आपको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन के एंड में लिखो ये किस साल में आ रखा है, तो आप जब रिवीजन करोगे पेपर के पास, फटाफट पेजेस पलटोगे, तो आपको पता नहीं होगा हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट आ गया, इसके ऊपर एक क्वेश्चन ये आ रखा था, ये मैंने सोल्व किया था, सॉल्यूशन देखते ही पता लग गया भाई, उसको बार बार सोल्व कर देखने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन आपने कर रखा है। हाँ भाई मैंने लिखा था, मुझे पता है ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। आप 39 टॉपिक्स को, एक चैप्टर को 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। पेपर जब पास होएगा, जब आपको ये पता हो ना, जब आप सारा सिलेबस, आपके पास ऐसी एबिलिटी है कि सारा सिलेबस आप 1 दिन में रिवाइज कर सको। क्या, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और बायो का भी। और वो कब होता है, जब आपने चीजों को लिखा हुआ है, आप उनके पेजेस पलटते हो, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, इजंट इट? तो सिमिलरली आपने क्या पढ़ना है, जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूं भाई। क्या समझे बात? घर जाके आपने क्या करना होता, क्या करना होगा, डेली आपने क्वेश्चन सॉल्व करने, जो भी नहीं है मेरे से पूछो, ठीक है? सिर्फ टीचर का काम नहीं भाई, ये स्टूडेंट्स का भी काम होता है कि आप टीचर को फोर्स करो कि उसको आप आगे बढ़ने ही मत दो, जब तक आपके दिमाग में सारे डाउट सॉल्व ना हो जाए, आगे बढ़ने मत दो भाई।
ओके, तो हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। उसमें क्या होगा, तो सिमिलर हम कहाँ फॉलो करेंगे, फिजिक्स में आपके क्या है 20 चैप्टर, कितने 20 चैप्टर आपके फिजिक्स के हैं। तो सिमिलरली मैंने आपको ऐसे पढ़ाना है, पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले चैप्टर मान लिया 25 टॉपिक हैं, तो मैं हर टॉपिक के बाद पहले मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड जो पिछले सालों में क्या है क्वेश्चंस वो सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। घर जाके आपने उसको खुद क्या बनाने हैं नोट्स, और जो क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाए हैं वो तो वहां पर उसमें लिखने हैं, और जो आपको लगता है भाई कि ये क्वेश्चन भी भाई पिछले सालों में रखा है, इसको मैं एक आध क्वेश्चन आप वहां पर और भी सॉल्व करोगे, ठीक है। और जो बिल्कुल रिपीट हो रखे हैं टाइप, अरे एक टाइप के 5 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन हम कहाँ डाल देंगे टेस्ट सीरीज में उसकी, क्या। तो अगर केमिस्ट्री के आपके क्या है बताओ 30 चैप्टर है, तो 30 आपके होंगे होम टेस्ट, क्या होम टेस्ट। फिजिक्स में आपके क्या भाई 20 चैप्टर, तो 20 क्या होंगे आपके फिजिक्स के होम टेस्ट। उन होम टेस्ट में हम कौन से क्वेश्चन ऐड करेंगे, नीट और जेई के पिछले सालों के ऐड करेंगे, समझ गए बात। आपने कुछ नहीं करना, चैप्टर पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, उसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व किए, ठीक है। और जब आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा तो आपको होम टेस्ट मिलेगा, वो आपने घर पे सॉल्व करना है, ओके। और 6 महीने में हम इसका भाई पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। पहले 6 महीने में क्या करेंगे, यूजुअली आपने देखा होगा सिलेबस आमतौर पर पूरा करवाते हैं 8 महीने में, 7-8 महीने में सिलेबस पूरा करवाते हैं, फिर बोलते हैं भाई कि 2-3 महीने आपका क्या होएगा रिवीजन, और रिवीजन नहीं होता, वो 7-8 महीने में सिलेबस करवाएंगे, और फिर बाद में क्या होगा, और 2-3 महीने फिर बच्चे जाओ चाहे मत जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही होता है ना। हमने क्या करना है कि हमने पहले 6 महीने में क्या करना है पूरा सिलेबस करना है 11वीं का और 12वीं का। अगले 6 महीने में क्या होगा, हम उसको सेम बैच को रिपीट करेंगे एग्जैक्ट, ओके। तो आपके पास रिवीजन क्या बचेंगे आपके पास 6 मंथ्स, ओके। और पहले आपको भाई 1 महीने की डेमो मिलेंगी, क्या 1 महीने पहले आपको पढ़ के देखना है। अगर आपको ये लगे कि अगर मैं कोई चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं और चैप्टर पढ़ने में आपको ये लग रहा है कि नीट और जेईई के पिछले सालों में क्वेश्चन आपको अपने आप आने लग रहे हैं, 80% क्वेश्चन तो बिना तैयारी के आपको आगे, कितने बिना तैयारी के अगर आपको लग रहा है तो ये आपको बैच ज्वाइन करना है, और तैयारी के बाद तो आपको सारे आने चाहिए क्वेश्चन, आपने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की ट्राई करनी है, ओके। तो पहले 6 महीने में क्या पढ़ाएंगे आपको पूरा सिलेबस, अगले 6 महीने में क्या होगा आपका रिपीट होएगा। और कोई भी चीज आपको कितनी बेसिक बात हो, कितनी वो बात आपको सुनने में अजीब लगती हो, आपने वो बात मेरे से पूछनी है, वो मेरा काम है उसका आंसर देना, ठीक है आपको भाई, ओके। और मैंने आपको बताया था ना सारे के सारे जो टीचर्स हैं भाई वो क्या होंगे PhD क्वालिफाइड, सारे के सारे पब्लिश्ड ऑथर हैं। कुछ भी आपको नहीं आए, कोई टीचर आपको और पढ़ाता आपको समझ में नहीं आता है, आप मुझे बताओ, लेकिन जब तक आपको ये ना लगे ना कि आपकी तैयारी बिल्कुल क्या हो रही है इस तरीके से हो रही है कि क्वेश्चन पेपर आपका बचेगा नहीं नीट का जेईई का, तब तक आपने आगे नहीं बढ़ना है, ओके। नहीं समझे बात। तो आपने सिर्फ ये, और ये मत सोचियो भाई हम तो 11th 12th के लिए पढ़ रहे हैं, अरे भाई आप कहोगे कि ये क्या बकवास हुई। देखो 12वीं का बच्चा अगर कोई नीट जेईई की तैयारी नहीं भी करता, कोई कहे मुझे नीट जेईई नहीं करना, तो मैं क्या करूं, अरे भाई अगर आपको नीट जेईई नहीं भी करना ना तो भी आपने इसी लेवल पर पढ़ना होता है, क्योंकि आप बताओ अगर आपने कोई नींव भर दी किसी बिल्डिंग की, वो नींव मजबूत है, अब अगर आप उसके ऊपर मंदिर नहीं बना रहे तो उसके ऊपर धर्मशाला बनाई जा सकती है, उसके ऊपर कोई और उसके ऊपर घर बनाया जा सकता है। अगर आपकी नींव ही कमजोर है तो उस पर आप मंदिर बनाओगे वो बिगड़ेगा,
धर्मशाला बनाओगे वो भी गिरेगा, घर बनाओगे अगर नींव अच्छे से भर दी तो उसमें कोई भी बिल्डिंग बनाई जा सकती है। तो अगर मान लिया आपने क्या पढ़ लिया है, क्या नेट जेआरएफ, सॉरी आपने 11वीं 12वीं को ऐसे पढ़ लिया है कि बिल्कुल भाई, तो आप जेई दो चे मत दो, वो भी एक ऑप्शन है। अगर कल को आप बीएससी करना चाहो, क्या फर्ज को आप सोचो भाई मुझे तो बीएससी करनी है, मैं कहूँ तब बीएससी पढ़ो, क्योंकि आप बताओ बीएससी करने के लिए अगर आप सीयूईटी पेपर दोगे किसका, नहीं तो फिर आपको सीयूईटी के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। अजीब बात नहीं, आप 12वीं करके आए हो, आप 11वीं 12वीं करके आए हो और सीयूईटी के लिए फिर आप कोचिंग ले रहे हो। उसकी वजह उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपने 11वीं 12वीं क्रैमिंग पैटर्न से पढ़ ली है, पेपर तो दे दिया, कुछ आपको समझ में नहीं आया, फिर आप सीयूईटी कोचिंग लो। होना क्या चाहिए, आपने 11वीं 12वीं पढ़ ली, जेई आए तो जेई पास करो, नीट देना नीट दो, नीट जेई नहीं देना सीयूईटी दो, बीएससी में एडमिशन लो। आप कहोगे अरे बिना सीयूईटी के एग्जाम पास हो जाएगा, कोई बात नहीं, तो सॉरी बिना सीयूईटी के हम बीएससी में एडमिशन तो ले लेंगे, तो समझ के पढ़ने की जरूरत क्या है, कोई दिक्कत नहीं भाई, बिना सीयूईटी के एडमिशन तो हो जाएगा, बीएससी में हो जाएगा ना। लेकिन जब आप बीएससी का पढ़ोगे, जब आपको 12वीं 11वीं का ही नहीं आता कंसेप्चुअली, तो बीएससी कहाँ से आएगा भाई। तो जो गोटेबाजी आपने कहाँ अप्लाई करी थी 11वीं 12वीं में, वहीं कहाँ अप्लाई करोगे, बीएससी में। और बीएससी के बाद तो आपने कोई ना कोई कंपटीशन देना पड़ेगा, फिर आप आईआईटी जैम दोगे, क्या आईआईटी जैम एमएससी में एडमिशन लेने के लिए, वो आपको नहीं आएगा, उसमें बीएससी, उसमें तो बीएससी तक का सिलेबस आएगा। कौन सा, आप कल को नेट जेआरएफ करना चाहो, आईआईटी गेट करना चाहो, मान लिया आप सोच रहे हो कि मुझे तो क्या बनना है, मुझे तो फिजिक्स में क्या बनना है, साइंटिस्ट, मुझे फिजिक्स में पेपर छापने, पीएचडी करनी है, रिसर्चर बनना है या प्रोफेसर लगना है। तो प्रोफेसर लगने के लिए आपको पहले एमएससी फिजिक्स करनी पड़ेगी ना। अगर आपको 12वीं की फिजिक्स नहीं पता तो क्या आपको एमएससी फिजिक्स में एंट्रेंस देने में आपको दिक्कत आएगी नहीं आएगी। अगर आपने 11वीं 12वीं पे फिजिक्स अच्छे से पढ़ ली, आपने जेई नहीं दिया, नीट नहीं दिया, लेकिन आपने बीएससी की फिजिक्स आपको सीखने में क्या होगा, फिर आसानी रहेगी। आपको 11वीं 12वीं की फिजिक्स आपने अच्छे से पढ़ ली, बीएससी की फिजिक्स आप इजीली सीख पाओगे, बीएससी की फिजिक्स आप इजीली सीख पाओगे, तो आप एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस आसानी से क्रैक कर पाओगे, एमएससी फिजिक्स कर पाओगे और एमएससी का नेट जेआरएफ कर पाओगे फिजिक्स का। नहीं बात आपको पल्ले पड़ी। तो कल को आपको मान लिया नेट जेआरएफ करना है फिजिक्स में, तो फाउंडेशन तो आपकी फाउंडेशन ही कमजोर होगी, तो आप कभी भी फिजिक्स का नेट जेआरएफ या फिजिक्स का गेट पास नहीं कर सकते। केमिस्ट्री में आपकी फाउंडेशन वीक है, तो ये मत सोचो कि ये नीट जेई का, क्योंकि मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में, मोस्टली स्कूल्स में बोलते हैं कि ये बोर्ड क्लास है, ये किसी क्लास है नीट जेई की। भाई ये क्या बकवास है, अलग क्लास कहां से होंगी भाई, जब सिलेबस वही है, वही सिलेबस आपका कंपटीशन में आना है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ो, आप उसको समझ के पढ़ो भाई, ताकि आप क्या पास कर पाओ, बोर्ड ही पास कर पाओ। और उसके ऊपर क्वेश्चन है, जो कंपटीशन एग्जाम हो या पास कर, आपको पास करने आने चाहिए, उनमें कोई अंतर। तो किसी को बीएससी भी करनी है ना, तो भी मैं कहता हूं ये बैच अटेंड करना उसके लिए क्या बहुत जरूरी। उसको 12वीं 11वीं ऐसे नहीं पढ़नी है जैसे आप जनरली पढ़ते हो। जो गोटेबाजी 11वीं 12वीं चलती है वही कहां पर चलती है, बीएससी में। मैं भाई इसके क्या बिल्कुल सख्त खिलाफ हूं, ठीक है। दूसरी बात, ये बात आपको समझ में आएगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं भाई, ड्रॉप किसी ने नहीं करना है। क्या कई बच्चे क्या करते हैं, अरे 11वीं वो ड्रॉप नहीं कर लेते हैं। अच्छा भाई मैं आपको बताऊं, हमारा पैटर्न क्या रहेगा कि हम साल में 2 बारी साल में 2 बैच पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। जो पहला बैच हमारा वो चलेगा अप्रैल से लेके बताओ सितंबर तक, क्या। फिर चलेगा हमारा
अक्टूबर से लेके मतलब अरे सितंबर के मिड तक, और ये चलेगा हमारा अक्टूबर से लेके फेब तक। मतलब बल्कि आप मान लो कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, पहला चलेगा अप्रैल से लेके अगस्त 5 महीने। दूसरा आपका चलेगा बताओ भाई क्या, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अक्टूबर से फरवरी। तो हम पहले 5-6 महीने में सिलेबस पूरा करेंगे, अगले 5-6 महीने में इसको रिपीट करेंगे। तो कोई 11वीं का बच्चा है तो उसके पास पूरे 6 महीने बचेंगे सिलेबस को बोर्ड के लिए भी रिवाइज करने के लिए। Isn't it? 11वीं क्लास आपकी सुबह होएंगी कल से, ठीक है। तो क्लास क्या होंगी आपकी, जो 8 से 9 है वो तो होगी बायो की, क्या 11वीं क्लास सुबह होएंगी और 12वीं क्लास क्या होंगी आपकी शाम को होएंगी, ठीक है। तो 8 से 9 क्या होगी आपकी बायोलॉजी, 9 से 10, 10 से 11 क्या होंगी फिजिक्स केमिस्ट्री, और 11 से 12 क्या होगा आपका मैथमेटिक्स, और 2 से 3 क्या होगा फिर मैथमेटिक्स, क्या 2 से 3 मैथमेटिक्स होगा, और फिर क्या होगा 3 से 4 और 4 से 5, 5 क्या होंगी फिजिक्स केमिस्ट्री, और 5 से 6 क्या होगी आपकी फिर बायोलॉजी, ओके। और जो भाई जो टीचर्स हैं वो सारे के सारे इंटरनेशनली पब्लिश्ड ऑथर हैं। बुक थी करिए, आपने कोई मेरी बुक्स पढ़ी हैं? मैंने भाई टोटल साइंस के फील्ड में 24 किताबें लिखी हुई हैं। जैसे मेरी एक बुक है, ये है एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री। ये किताब पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, इवन IITs में। क्या जो बच्चे IIT से MSc केमिस्ट्री कर रहे होते हैं ना, उनको किताब पढ़ाई जाती है, MSc वाले स्टूडेंट्स को। ऐसे ऐसे मैंने भाई 24 किताबें लिखी हुई हैं और मैंने 40 पेपर छाप रखे हैं। मतलब इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के फील्ड में मैंने ओरिजिनल 40 रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखे हैं। आप मनदीप दलाल भर के गूगल पे और मेरे क्रेडेंशियल चेक कर सकते हो। सिमिलरली जो बाकी टीचर्स वो भी क्या है इंटरनेशनली पब्लिश्ड ऑथर हैं, उन्होंने भाई बायोलॉजी में और मैथमेटिक्स में रिसर्च की हुई है, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ भी आपको नहीं आता आप उनसे पूछो, ओके। मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, लेकिन जब तक आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाए आपने आगे नहीं पढ़ना है। और मैं आपको बताऊं भाई, मेरा स्टूडेंट्स के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं होता। मैं मानता हूं उन्हें कुछ नहीं आता, उनको हमको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना है। आपको बिल्कुल ABCD से आपने क्या करना है, शुरू करना है, ओके। तो आपके तो जितने चैप्टर होंगे ना आपके, उतने आपके होम टेस्ट होंगे भाई। क्या तो टोटल आपके टेस्ट कितने होंगे बताओ, क्या बेटा? तो 30 तो क्या होंगे आपके टेस्ट, होम टेस्ट केमिस्ट्री के। 20 क्या होंगे आपके टेस्ट होंगे फिजिक्स के, ठीक है। भाई बायोमैथ के, वो बायोमैथ के टीचर बताएंगे। आगे आपको समझ में? तो होम टेस्ट आपने खुद सॉल्व करने हैं, आपको पता होगा ना, क्योंकि डेली आप टेस्ट लेते हो तो आपके दिमाग में बर्डन रहता है। डेली क्लास टेस्ट हम ले लेंगे भाई, आपको हम इतना परेशान नहीं करेंगे, हम देंगे आपको होम टेस्ट। आपने खुद सॉल्व करना है, कुछ नहीं है हमसे पूछना है, ओके। चैप्टर पूरा हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका टेस्ट। चैप्टर पूरा हुआ सॉलिड स्टेट, उसका आपको टेस्ट मिलेगा। घर जा आपने आप सॉल्व करना आपने, ओके। लेकिन मैथमेटिक्स के 12 के क्लास टेस्ट होंगे आपके। क्या 12 क्लास टेस्ट वो यहां पर होंगे। तो जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में क्या होंगे 30 तो क्या है चैप्टर वाइज, तो क्या होंगे होम टेस्ट। और पूरी केमिस्ट्री हमने 4 पार्ट में बांट रखी है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, 2, 3, 4। क्या जो 11वीं वाले हैं उनके 2 टेस्ट होंगे वॉल्यूम 1, 2 का। 12वीं वालों के दो टेस्ट होंगे वॉल्यूम 3, 4 का। और जो पूरा पढ़ रहे नीट जेई उन्हें क्या होंगे हमारे पास 4 क्लास टेस्ट। समझ गए बात, ओके भाई। ध्यान रखियो 11वीं वाले
टेस्ट का नंबर हाफ कर लियो, 12वीं वाले टेस्ट का नंबर हाफ कर लियो, ठीक है। तो लेकिन ओवरऑल क्या होंगे आपके पास, बताओ। जैसे केमिस्ट्री है 30 तो क्या होंगे आपके पास क्लास होम टेस्ट, चैप्टर वाइज होंगे ये। इसमें हम क्वेश्चन कौन से ऐड करेंगे, जो नीट और जेईई पुराने सालों के क्वेश्चन हैं वही आपको आपके मोस्टली वही लेंगे आगे आपको आगे, ओके। और 10 क्या और 4 क्या होंगे आपके क्लास टेस्ट। जैसे केमिस्ट्री में वॉल्यूम 1 में मान लिया 8 चैप्टर हैं, कितने वॉल्यूम में 8 चैप्टर हैं, तो 8 जब आपके होम टेस्ट हो जाएंगे ना तो वॉल्यूम 1 का यहाँ पर हम टेस्ट लेंगे, ओके। उसके नंबर आपको हम बताएंगे, ओके ठीक है। और जब सारा पूरा हो जाएगा तो एक एक टेस्ट ना कंप्लीट होएगा, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का और एक बायोलॉजी का या मैथमेटिक्स का। तो केमिस्ट्री के 30 टेस्ट तो केमिस्ट्री के हो गए होम टेस्ट, 4 हो गए वॉल्यूम वाइज, 4 क्या हो गए वॉल्यूम वाइज 34, और एक टेस्ट लेंगे फिर पूरी केमिस्ट्री का, समझ गए बात। और जब ऐसे आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा ना तो फिर आपके भाई ओवरऑल टेस्ट होगा फिर आपका कंबाइंड फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब 4 लेवल पे टेस्ट होंगे आपके। इनमें सिर्फ चैप्टर वाइज टेस्ट क्या होगा आपका होम टेस्ट, बाकी सारे क्या होंगे क्लास टेस्ट, समझ गए बात। क्योंकि जब आपका भाई फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तब एक ओवरऑल टेस्ट तो आपका होना चाहिए जिसमें हम आपको जज कर सकें कि जो नीट और जेई का, अगर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो वो नीट का मॉक टेस्ट होएगा, क्या वो एक नहीं बल्कि वो हम कितने लेंगे, वो तो हम फिर भैया आपके 7-8 टेस्ट लेंगे, क्या 7 आप मान के चलो, 7 मॉक टेस्ट नीट के, 7 मॉक टेस्ट जेई के। अगर कोई सिर्फ 11वीं-12वीं के लिए पढ़ रहा हो तो वो भाई इन टेस्ट से क्या है एग्जेम्प्टेड, क्या। लेकिन अगर कोई नीट जेई के लिए पढ़ रहा है तो उसको जेई के मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है, मेंस का भी और एडवांस्ड का भी। और कोई किसके लिए पढ़ रहा है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, ओके। और मैं आपको बताऊं आपके लिए ये चीज बहुत ज्यादा क्या होने वाली है इंटरेस्टिंग, क्या आप ये मत देखो, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साइंस है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, अगर आप उसको बर्डन लेके पढ़ोगे तो आपके लिए भाई ये इतना बड़ा भूत है ये समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। लेकिन अगर आप इसको, आप ये सोचते होगे कि हमने 10th क्लास तक फिजिक्स में हमने भाई मैथ और ये पढ़ रखा है, साइंस 10th क्लास तक का मैथमेटिक्स और साइंस, देखो जब आप 7वीं जब आप 8वीं से 9वीं में आते हो ना तो डिफिकल्टी लेवल जो होता है ना साइंस मैथ का वो बढ़ता है 10 से 11, क्या मतलब 8वीं क्लास तक, जो मतलब हर क्लास के बाद आप कह सकते हो कि लेवल में एक की बढ़ोतरी होती है। क्लास 1 में आपका जो सिलेबस होता है उसका डिफिकल्टी लेवल 1 मान लो, क्लास 2 में कितना होगा डिफिकल्टी लेवल 2, थर्ड में मतलब आप लेवल बढ़ता ही है लेवल। लेकिन जैसे ही आप क्लास 10 से कहां पर एंट्री करते हो क्लास 11 में, तो डिफिकल्टी लेवल आप लेवल 10 से लेवल 11 नहीं पहुंचोगे, लेवल 10 से लेवल 90, क्या आप ये मानो कि लेवल एकदम से क्या होगा आपका बहुत बढ़ जाएगा, लेवल 80-90 में पहुंच जाओ एकदम से। इसीलिए भाई 11वीं-12वीं बाद आपको एकदम से इतना ये भूत दिखाई देता है, चीजें इतनी मुश्किल आपको नजर आती हैं, ठीक है। जेईई पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता होगा ना भाई जो नेट जेआरएफ है उसमें 1% का सिलेक्शन रेट होता है, पता आपको इस चीज का। नेट जेआरएफ में 1 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, कितने 1 लाख, 1000 सीटें होती हैं, 1% सिलेक्शन रेट। नीट जेई नेट जेआरएफ में क्वेश्चंस का लेवल क्या आता है एडवांस होता है बहुत, मतलब नेट जेआरएफ में जो क्वेश्चन आते हैं अगर उन्हें कोई जेई एडवांस्ड वाला देख ले ना, कौन देख ले तो पता क्या बोलेगा, ई का लिखा हुआ है, क्या तो ये क्या है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बात आपको पहले पड़ी तो आप सोच लो भाई नेट जेआरएफ में किस लेवल क्वेश्चन आते हैं, ओके। लेकिन क्वेश्चंस का लेवल बेशक वहां पर आई है एडवांस्ड में, लेकिन सिलेक्शन रेट
मुश्किल, सॉरी इसमें नेट जेआरएफ में, लेकिन सिलेक्शन रेट बराबर मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 10 लाख बच्चे होते हैं, कितने, और 10,000 सीटें होती हैं, तो 10 लाख का 10,000 भी क्या है, 1%, और 1 लाख का 1,000 भी क्या है, 1%। तो सिलेक्शन रेट क्या आपका उतना ही मुश्किल होता है, 1% का क्या होता है आपका सिलेक्शन रेट। आपको हो गई फिर उस 1% में हम कैसे शामिल हो सकते हैं, आपको आपका क्या भाई औरों के बराबर सिलेक्शन का चांसेस है नहीं, अगर आप उनसे ज़्यादा मेहनत करते हो, अगर आप बेटर तरीके से पढ़ते हो, तो आपका सिलेक्शन का चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपने क्या करा, आपने क्या सोचना है, आप ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करो जो बाकी फॉलो, अगर बाकी दुनिया जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है आप वही स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो। मैंने क्या बोला था कि ये स्ट्रेटजी मुश्किल है भाई, डेली जाना, घर पे नोट्स बनाना, क्वेश्चन सॉल्व करना, इसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगता है इसके अंदर। लेकिन जो मुश्किल होता है, ये स्ट्रेटजी मुश्किल है तभी क्या है ये कारगर, ये आसान हो तब तो इसको हर कोई फॉलो ना कर ले। अगर स्ट्रेटजी हो घर जाके वही गेम खेलना है, रील्स देखनी है, तो फिर तो हर कोई पास कर ले नीट जी, इजंट इट। ये मुश्किल है तभी तो क्या है स्ट्रेटजी कारगर है, क्योंकि ये इतना मेहनत करके कोई राजी नहीं, को खुश नहीं है भाई, ठीक है। तो आपने क्या करना, कैसे पढ़ना है, कंप्लीट सिलेबस आपने 11वीं 12वीं का पढ़ना है। और मैं कहूँगा भाई आपको ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पास आउट भी ना ड्रॉप मत करो कभी भी, क्यों मैं हमेशा बोलता हूँ ट्राई फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। और एक बात ध्यान रखियो भाई, एग्जाम पास हो जाए जेई का नीट का वो बेटर है, ना पास हो और ही बेटर है। आप कैसे कहिए क्या बात हुई, क्योंकि होता क्या है, आप ही बताओ, जो रामानुजन थे वो मैथमेटिक्स में जीनियस थे ना, लेकिन बाकी सभी सब्जेक्ट्स में क्या आया करते वो फेल, पता आपको इस चीज़ का। अब रामानुजन अगर जेई देते पास होते क्या, फेल होते ना, तो वो हिम्मत हार के बैठ जाते, तो अच्छी बात थी बुरी बात थी। वो फेल इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनको वो इंटेलिजेंट नहीं हो, फेल किस लिए हुए, क्योंकि उनको फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन फर्ज करो अगर रामानुजन फिर नेट जेआरएफ मतलब एमएससी करके बीएससी करते पहले, फिर क्या करते, एमएससी मैथमेटिक्स और नेट जेआरएफ करते, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ क्या आएगा, जो सब्जेक्ट उनको आता है मैथमेटिक्स आएगा, तो वो और बड़ी अपॉर्चुनिटीज अनलॉक कर पाते। बात आपको पल्ले पड़ी। तो कई बार ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था, मेरा एक स्टूडेंट था जिसने कभी जेई दिया था, ठीक है, उसका जेई पास नहीं हुआ, मतलब मेरे पास नहीं पढ़ता था वो, मेरे पास तो नेट जेआरएफ के लिए आया था। उसने बताया था कि सर मैंने कभी जेई दिया था, मेरे जेई पास नहीं हुआ था। वो फिर वही मेरे पास, साहिल नाम उसका, वो फिलहाल आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रहा है। कहाँ से? आईआईटी दिल्ली से फिलहाल पीएचडी कर रहा है। और पीएचडी वालों को आपको पता है, उसने नेट जेआरएफ किया था कि केमिस्ट्री तो सिर्फ केमिस्ट्री आएगी। अरे भाई नेट जेआरएफ केमिस्ट्री में सिर्फ क्या आएगी, केमिस्ट्री। उसने नेट जेआरएफ पास किया, आज वो आईआईटी दिल्ली में पीएचडी कर रहा है और बीटेक वालों को पढ़ाता है। मतलब जिस क्लास में उसका एडमिशन नहीं हुआ ना, जो बच्चे जेई पास करके वहां पर एडमिशन, उनकी वो क्लास लेता। अब वो खुद उसका कभी जेई पास नहीं हुआ, क्योंकि उसको भाई उसके सारे सब्जेक्ट में प्रॉपर बात नहीं थी। उससे केमिस्ट्री अच्छी है तो केमिस्ट्री उनको पढ़ाता वहां पर वो, समझे मेरी बात। तो अपॉर्चुनिटीज जितना आप छोटे, जब आप 10वीं क्लास के बाद फॉर्म भरते हो तो छोटी अपॉर्चुनिटीज आपके पास अनलॉक होती हैं, बड़ी क्लास पढ़ते हो और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। जितना आप हायर स्टडी करके आप क्या करोगे, कंपटीशन दोगे ना, उतनी हाई लेवल की अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी आपके लिए, अनलॉक होंगी। ओके, तो ध्यान रखो। लेकिन आपको हो चलो फिर तो अच्छी बात है भाई, तो नीट जेई ना हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप बीएससी करके, और भाई आपका मान लिया आपकी फिजिक्स वीक है, आपका नीट जेई पास नहीं हुआ इस वजह से, अरे भाई बड़ी क्लास में जाके फिजिक्स छोड़ दो, सिर्फ बायो से क्या कर लो, एमएससी बायोलॉजी कर लो, साइंटिस्ट बन जाओ। फिर क्या करो, बायो का नेट जेआरएफ पास कर लो। क्या नेट जेआरएफ पास करने पर आपको पता है, जेआरएफ पास करने पर गवर्नमेंट आपको 6 साल तक वजीफा देती है, मिलता 5 साल तक, 1 साल तक एक्सटेंड होता है 40,000 पर मंथ। कितने?
40,000 पर मंथ आपको फेलोशिप मिलती है पूरे 5-6 साल तक। 30 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको पढ़ने के देती है। जैसे मेरा जेआरएफ था तो मुझे पर मंथ 33,000 मिलते थे। कितने? 33,000 पीएचडी करने के मुझे 33,000 पर मंथ मिलते थे। 5 साल तक मिले। बताओ, 20-25 लाख रुपए गवर्नमेंट ने मुझे पे किए हैं कि तू पढ़ ले भाई। कोई नीट जेई पास करने के बाद आपको पैसे देने पड़ते हैं, पता होगा ना आपको इस चीज का। नीट जेई पास भी हो गया तो भी आपको फीस तो पे करनी पड़ती है। एक तो वो एग्जाम है जहां पर आपको फीस पे करनी पड़ती है, एक वो एग्जाम है जहां पर आपको गवर्नमेंट फीस पे करती है कि भाई कोई बात नहीं, तो पीएचडी कर ले, कुछ खोज कर ले। तो आप सोच सकते हो एग्जाम के लेवल में कितना डिफरेंस होगा। तो दुनिया खत्म नहीं होती नीट जेई ना हो तो भाई। लेकिन मैं कहता हूं अपना पूरा ट्राई करो, एक बार ट्राई पूरी करो। समझे मेरी बात? तो ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। पैरेलल में एडमिशन ले लो बीएससी में। समझे बात? अपना एडमिशन लेके बीएससी में, और मान लिया 1 साल आप पास नहीं कर पाए, अब से तैयारी मत करो बीएससी की। आप फेल हो जाओ, कम से कम क्या हो जाओगे भाई, मैक्सिमम बीएससी फर्स्ट में फेल हो जाओगे, वो सारे पेपर कहाँ ऐड हो जाएंगे आपके सेकेंड ईयर में। नहीं समझे बात? अब सेकंड के साथ सारे पेपर कसके दे पाओगे, सेकंड के भी। और पहली बात तो जब आप पढ़ते हो ना नीट जेई के लिए, तो सिलेबस का वो लेवल होता है कि उसमें बीएससी का आपका काफी हद तक कवर हो जाता है। आप बिना पढ़े बीएससी पास कर सकते हो, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट इस लेवल पे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप नहीं भी पढ़ना चाहो तो भी दिक्कत क्या है भाई, आप 1 साल छोड़ दो, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पूरी तरीके से ऊपर करो नीट जेई की। नहीं समझे बात? अगर पास हो गया तो बीएससी के एडमिशन की फी पैसे लगे थे वो गए हैं, और नहीं हुआ। नहीं समझे बात? मतलब आपने ड्रॉप कर भी रखा, ड्रॉप नहीं भी कर रखा, आप बीएससी में एडमिशन ले रहे हो लेकिन बीएससी का पढ़ते नहीं। सबसे बेस्ट ये, क्योंकि ट्राई फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। समझ गए बात? और जब पढ़ोगे ना, तो पहली बात तो जब पढ़ते हो नीट जेई के लिए, तो आपकी तैयारी ऐसी होती है कि बीएससी का सिलेबस आपके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल खेल। थोड़े दिन पढ़ गया आप उसमें आसानी से 70-80% मार्क्स ले सकते हो। नहीं समझे बात? क्या टाइम हो गया? 10:56। तो पहली बात तो आपने क्लासेस बंक नहीं करनी है एक भी। ओके, रेगुलरली आपने पढ़ना है। और भाई डेली आपके जो क्वेश्चंस वगैरह नहीं है, मैं भाई आपके नोट्स देखा करूंगा कि आप नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। ओके, तब आपको ऐसे पढ़ना है। कोई डाउट भाई? बोलो। और ये मानो, और ये भाई देखो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, अगर आप यहां पर पढ़ो ना तो ये चीज़ रिकॉर्ड होने लग रही है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको हम पढ़ाएंगे, तो आपने हमारे पास पढ़ के पूरे इंडिया में कंपेयर करना है। क्या? मेरे पास पढ़ के आपने पूरे इंडिया में कंपेयर करना है। जो मेरे पास पढ़ लो उसको आप घर जाके किसी और इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ के देखो, कंपेयर करो। ठीक है, अगर आपको ये लगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो इंडिया का बेस्ट है, इंडिया के सबसे बेहतर इंस्टीट्यूट से 10 गुना बेटर, कितना? अगर आपको ये लगे कि जो इंडिया में सबसे बेस्ट पढ़ाई अवेलेबल है ना, उससे भी आपको 10 गुना बढ़िया पढ़ाई मिल रही है, तो ये आपने बैच ज्वाइन करना है, नहीं तो अपने बैच छोड़ देना है। ओके, और एक बात और, आप कहोगे हमको तो भाई जेई के नीट के पेपर बड़े मुश्किल लगते हैं, क्वेश्चन देखते पता नहीं क्या लिखा हुआ है। होता ना ऐसा? वो आपके इंटेलेक्ट की कमी नहीं है, आपके दिमाग की कमी नहीं है, वो आपकी अप्रोच की कमी है। समझे मेरी बात? अभी आप देखो आपको मुश्किल लगते होंगे, मैं शर्त लगाता हूं, आप एक काम करो, आप 3-3 चैप्टर पहले पूरे पढ़ो हमसे। क्या? 3-3 चैप्टर हमसे क्या करो, कंप्लीट पढ़ो। और एक काम करियो, फिर मान लिया आपने मेरे से पढ़ लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, तो फिर आप देखो कि नीट और जेई के जो क्वेश्चन, अगर आपने भैया आपने 11वीं में एटॉमिक स्ट्रक्चर है, अभी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन देखते होगे जो मेरे पास नहीं पढ़े हुए, आपको हर एक क्वेश्चन क्या लगता होगा मुश्किल,
ठीक है, आप मेरे से पढ़ के प्रैक्टिस ही मत करियो बेशक क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस मत करियो। फिर आप ये देखियो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन आ रखे नीट में और जेई में, क्या आपको अभी भी वो क्वेश्चन उतने अजीब लग रहे हैं? आपको कह रही तो आसान था पहले जो क्वेश्चन, आपको जो भूत लग रहे हो क्वेश्चंस, आपको फिर ऐसा तो बहुत ईजी क्वेश्चन, इनमें तो कुछ है ही नहीं है। आपको अपने आप क्या जाएगा? कॉन्फिडेंस। बस एक दिक्कत है भाई, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस बहुत सारा होता है नीट जेई में, तो आपको थोड़ा मेमोरी पे फोकस करना पड़ेगा। ये नहीं है कि समझ आपने सारा लिया और आप उसे घर जाके बेटा याद नहीं, फिर फायदा नहीं भाई। जो आपको समझ में आ गया ना, आज अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो और पेपर में नहीं कर पा रहे, वैसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल, इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट को याद वहां पर भूल गए। आज मैंने आपको पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर, आप कह रहे हो सर सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर 3 महीने बाद आप कह रहे हो सर क्वेश्चन नहीं हो रहे। अरे भाई 3 महीने में आप उसको सारे फॉर्मूले आप भूल के बैठ गए, नहीं आपको समझ में? तो जो आपको पढ़ाऊं मैं उसको अपने साथ के साथ याद कर ले, दिमाग में प्रिंट कर लेना है। ओके भाई, मैं इस काम के लिए टोटली क्या हूं? फोकस्ड। ठीक है, तो आपको मेरे साथ भाई इस पे फोकस करना पड़ेगा, इस चीज के ऊपर। मैं कह रहा हूं, मेरा एक स्टूडेंट था अमित, वहां पर इसमें फोटो लगा हुआ नेट जेआरएफ वाले बैच में, उसने तैयारी करी थी मेरे पास। जो शेयर नहीं, हमारी साइट पे जाओ, एक लड़का अमित, वो एसडीएम लग गया। क्या लग रहा है? फर्स्ट क्लास जॉब है, तहसीलदार। हमारे पास पढ़ता किस चीज के लिए था वो? जेआरएफ के लिए। पहले उसने जेआरएफ किया, फिर पीएचडी में एडमिशन लिया, फिर उसने किसका एग्जाम क्वालिफाई किया? बोला सर जो आपने पढ़ाया था ना नेट जेआरएफ के लिए, काफी हद तक तो वही आया था किसमें? एचसीएस में। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो आप एक एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो वो एग्जाम पास नहीं होता, उसके ऊपर जितने एग्जाम होते हैं वो सारे कवर होते हैं। अगर आप 11वीं 12वीं पढ़ते हो ना, तो 11वीं 12वीं को आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपकी नीट की तैयारी होती है, जेई की भी, सीयूईटी की भी, क्या प्लस बीएससी की भी। आपको बीएससी की, अरे बीएससी की फाउंडेशन तो कौन सी है? 11वीं 12वीं होती होगी। और ये इतनी इंटरेस्टिंग है आपके लिए, मैं आपको बताऊं साइंस आपके लिए इतना, अगर आप इसको समझ के पढ़ोगे ना, इससे इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। आप नॉवल पढ़ना भूल जाओगे, कहानियां पढ़ना भूल जाओगे, फिल्में देखना भूल जाओगे, इसमें इतना इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। और अगर समझ में नहीं पड़ा, फिर इससे ज़्यादा बोझ भी किस चीज़ का नहीं है। समझ गए बात? तो आपने भाई बिल्कुल फोकस से पढ़ना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, इस बात का जवाब दे मैं हूं। मैं ये कह सकता हूं भाई, मैं ये नहीं कहूँ आपका एग्जाम पास हो जाएगा पक्का, लेकिन मैं ये शर्त लगा सकता हूं भाई कि जो हम आपको पढ़ाएंगे उससे बाहर पेपर नहीं आएगा आपका। क्या? और जितने कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाएंगे वो सारे आपको समझ में आएंगे, प्लस उनके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मैंने आपको बात बोल दी, नीट में और जेई में चाहे 100 साल, मतलब चाहे 20 साल पहले क्वेश्चन हो कोई, क्या उसको बताने वाला मैं हूं। अब मेरे से पूछो कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं आया, मैं बताऊंगा उसको भाई। जो सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला रहा है कोई भाई। ये स्ट्रेटजी मुश्किल क्यों फॉलो करनी? क्योंकि पहली बात उसमें एफर्ट, दूसरी बात ऐसे टीचर्स मिलना बहुत मुश्किल है जो बच्चों को इस लेवल पे चीज़ों को समझा सकें कि उनको डाउट्स ना आए, और डाउट्स आए भी तो डाउट सॉल्व करवा दें। क्या रियलिटी है? मैंने सिर्फ आपको बोला है कि कोई भी क्वेश्चन आप ले आइए मेरे पास, नीट का, जेई का, वो सॉल्व करवाना, उसको आपको समझाना मेरी ड्यूटी है। लेकिन क्वेश्चन आपको लेके आने पड़ेंगे। मैं यहां पर करवाऊंगा 10 क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन कुछ नहीं आए वो मेरे से पूछो। ओके? और एक बात और, 1 महीने की आपको क्या मिलेंगी? डेमो मिलेंगी। और आपने ये मान के पढ़ना है कि आप बिल्कुल ब्लैंक स्लेट हो। क्या?
कुछ भी नहीं आया मेरे से पूछो। ओके, लेकिन फोकस से पढ़ना भाई, क्लासेस बंक नहीं करनी है। मैंने बहुत बार देखा भाई, अगर कोई स्टूडेंट क्लासेस बंक कर देता है, क्योंकि अगर जो साइंस के जो क्या होते हैं सब्जेक्ट्स, उनमें सब कुछ आपस में क्या होता है, इंटरकनेक्टेड। अगर एक चीज़ आपको नहीं आई ना तो अगली चीज़ आपको आएगी ही नहीं, पक्की बात है। तो यहाँ पर हर चीज़ आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड। तो आपने क्लास बीच में क्लास बंक कर दी, आप डे 1 से आ रहे हो, आपको ओहो बिल्कुल भाई अच्छे से समझ में आ रहा, सब कुछ प्रॉपर समझ में आ रहा है। 3 दिन आपने क्लास बंक कर दी, आप आए चौथे दिन, अब कहो ओहो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, मुझे समझ में ही नहीं रहा। अरे भाई तूने 3 क्लास तूने जो बंक कर दी ना, अब उन कॉन्सेप्ट्स को हम कहाँ यूज कर रहे हैं चौथे दिन, वो तुझे समझ में अब नहीं आएगा, क्योंकि चीजें आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड। एक के ऊपर दूसरी क्या है, बेस्ड। तो क्लासेस आपने एक भी बंक नहीं करनी है, ठीक है। ओके, कुछ भैया तो इतने गए हैं। अच्छा भाई, जो बुक्स हैं वो आपको हम बता देंगे कौन कौन सी आपने पढ़नी है, ठीक है। ओके ओके ठीक है, तो कल से अपनी क्लासेस स्टार्ट करो। डेली आपको क्या पढ़ना है, जो 11th वाले हैं उन्हें सुबह पढ़ना है, 12th वालों को शाम को पढ़ना है। जो रिपीट बैच होएगा उसमें 12th वाले कब आ जाएंगे, सुबह, 11th वाले कहाँ पहुँच जाएंगे, शाम को। और जो पास आउट हैं उनको दोनों टाइम पढ़ना है, सुबह भी और शाम को भी। और आपके भाई नोट्स देखे जाएंगे आपने क्या काम किया है। ओके।